आज जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज हमारा संडे स्पेशल क्लास है और मैं माननीय अतिथि जो हमारे बीच में आज मुख्य वक्ता है उनको भी एक जानकारी देना चाहता हूं कि हम लोग युवा क्लास दूसरे सभी क्लासों से अंतर या दूसरे किसी इसी तरह कोचिंग क्लासेस से अंतर इसीलिए है कि हम लोग क्या करते हैं कि हर संडे को एक संडे स्पेशल क्लास करते हैं। बाकी सब क्लास में बाकी सब कोचिंग में पढ़ाई होता है, यहाँ भी पढ़ाई होता है, लेकिन उनमें और हम में अंतर ये है कि हम लोग सोचते हैं कि संडे को जो है एक स्पेशल क्लास के माध्यम से बच्चों का जो है संपूर्ण व्यक्तित्व विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कोई आईएएस ऑफिसर को बुला लिए, कभी आईपीएस को बुला लिए, कभी योगा वाले को बुला लिए, कभी मेंटल हेल्थ वाले को बुला लिए, कभी मेडिटेशन वाले को बुला लिए, अलग अलग तरह से, ताकि बच्चों के अंदर वो फीलिंग आए, वो बात आए कि क्योंकि जैसा कि हमारे आज के मुख्य अतिथि भी जिस तरह से काम कर रहे हैं, स्कूल तो सभी है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाई, लेकिन इन्होंने मिलिट्री स्कूल खोला। क्यों? उसका पीछे क्या कारण है? इसीलिए कि ताकि बच्चों को जो है वो बचपन से ही वो डिसिप्लिन आदत आ जाए, है ना। और हम लोग जो है इसमें जो हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स को हम गर्व क्यों करते हैं? क्योंकि या हम में और उनमें, उन जो वहाँ जो पढ़ते हैं बच्चे सैनिक स्कूल में या सर के स्कूल में जो पढ़ते हैं बच्चे, उनमें और हमारे में अंतर क्या है कि हम लोगों को कोई टाइम का सेंस नहीं है, या हम लोग कब आएंगे, कब आ जाएंगे, नहीं आएंगे, संडे के क्लास में भी रहेगा तो हम गांव चले जाएंगे बिना मतलब का, है ना, या कभी कभार आ जाएंगे, आज फुर्सत मिला, इस तरह से। लेकिन वहाँ क्या है, आपको एक डिसिप्लिन सिखाई जाती है। वो डिसिप्लिन जो है आपके जीवन में जीवन पर्यंत तो काम आता है। आज जो हमारे बीच में जैसे गिरीश सर बैठे हुए हैं और शंकर झा साहब बैठे हैं, इन लोग उसके नमूने, प्रत्यक्ष उदाहरण है ना। हम इनको देख सकते हैं कैसे इन लोग अपने जीवन में आगे बढ़े। इनको भी कोई सुविधाएं मिल गई या उस तरह से मिला, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने लाइफ में इन्होंने अनुशासन, दृढ़ निश्चय, प्रतिज्ञा किया तो आगे बढ़े। तो हम लोग आज जो है हम लोग काफ़ी गौरवान्वित हैं। आज हमारे बीच में मेजर प्रवीण सिंह साहब आए हुए हैं और आप लोग, बात तो विषय है कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे करके, लेकिन मेरा ये कहना है कि ऐसे शख्सियत के हमारे बीच में आना ये हम सब के लिए अति गौरव का विषय है। क्योंकि सर के आने से ये होगा कि सर जो है जैसे अपने स्कूल में या अपने लाइफ में उन्होंने, है ना, इंडियन फोर्सेस माने जिस तरह से हमारे सशस्त्र बल जिस तरह से कैसे उन लोग लाइफ में करते हैं, और सर का जो है जैसे मैंने सर के बारे में जाना, और विकिपीडिया में भी सर के बारे में है, कल पुष्पेंद्र जी ने भेजा कि सर जो है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से ट्रेंड हुए हैं, और सर को जो है उनके वीरतापूर्ण कार्य के लिए उनको वीरता पदक से, गैलेंट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये हम सब के लिए बहुत हर्ष का विषय है। लेकिन सर का क्या है कि वही है कि भले ही उस फोर्स में भारत की माँ की सेवा कर रहे हैं फोर्स के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में, मैंने देखा कल जो पढ़ा या जो समझा इनके बारे में, सर के बारे में, कहीं ना कहीं इनके मन में इच्छा है कि हमारे जो है आने वाला भविष्य, आने वाली भविष्य की पीढ़ी वो किस तरह से तैयार होगी, वो किस तरह से बेहतर होगी। सिर्फ अपने लिए जॉब के लिए जॉब नहीं कर रहे थे इन्होंने, क्या हुआ फिर धीरे से इनको लगा, फिर इन्होंने नागपुर में भोसला मिलिट्री स्कूल में फिर सेवाएं दी अपनी। और सबसे बड़ी बात है, आज इन्होंने जो है, अभी आप लोगों को शायद पता होगा, पहले हमारे एक राज्य में एक ही सैनिक स्कूल हुआ करता था। छत्तीसगढ़ बन जाने के बाद भी 10-20 साल बाद अंबिकापुर में वहाँ पर खुला है सैनिक स्कूल। ऐसे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी नहीं था। हमारे यहाँ बच्चों को सिर्फ रीवा के सैनिक स्कूल में ही पढ़ना पड़ता था। और जो भी पढ़े, आज जैसे हमारे जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब हैं थल सेना के, वो वहीं के पास आउट है, रीवा सैनिक स्कूल के, है ना। हम सब के लिए गर्व का विषय। तो सर का ये मानना है कि किस तरह से बच्चों को जो है हम ऐसा ट्रेनिंग दें, ऐसा स्कूल की स्कूली शिक्षा के साथ ऐसा एनवायरनमेंट दें कि बच्चे उससे निकल कर आगे एनडीए करें और उसके बाद फिर भारत माँ की सेवा करें, है ना। तो मेरा सर से यही आज का निवेदन रहेगा सर से कि ऑपरेशन सिंदूर पर जो भारतीय सेना की वीर गाथा, उसके बारे में सर प्रकाश डालेंगे। उसके अलावा सर से मेरा निवेदन है विशेष कि सर इन बच्चों को जो है, आप जो अपने स्कूल में, अपने जीवन में, अपने जो फोर्स में 30 साल जो अपने भारतीय सेना को दिया है, उन 30 सालों का निचोड़ इन बच्चों को बताइए सर, ताकि हम हमारे अंदर, देखिए आज एक छोटा सा ही उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि 9:30 बजे से क्लास था, है ना, फिर बाद में वो पोस्टर में हम लोग इसलिए कर देते हैं कि 9 बजे लिख देने से कम लोग 9:30 तक आ जाएंगे। लेकिन सर
को ने देखा 9 बजे है तो 8:45 यहाँ पहुँच गए। सर में और हम लोग में अंतर यही है कि हम भी 9 बजे देख रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं 9 है मतलब 9:15 बजे आएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं हमको आत्मविश्लेषण, आत्मावलोकन करने की ज़रूरत है कि हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे, है ना। तो मैं सर को जो है, मेजर प्रवीण सिंह साहब को बहुत ही आदर और सम्मान के साथ सर मंच पर आमंत्रित करता हूं कि सर आप आएँ और आप सर आएँ सर प्लीज़। और हमारे जैसे भारतीय अतिथि परंपरा के इसके अनुसार, है ना, मैं निवेदन करूंगा कि पल्लवी और उनकी टीम से कि सर, अच्छा आज तो सर लोग भी हैं तो नहीं नहीं सर आप लोग कीजिए, सब अच्छा लगेगा, है ना, फिर बच्चे भी करेंगे। तो मैं चाहता हूँ गिरीश सर से, हमारे जो युवा के जो संरक्षक भी हैं, तो उनसे निवेदन करूँगा पुष्प, हाँ सूत, जी सर, जी सर ऊपर आ जाइए सर, सर इधर ऐसा आ जाइए सर, हाँ जी जी सर, जी जी। मैं शंकर झा साहब से भी निवेदन करूंगा कि सर का सूत का माला पहना के सर का स्वागत करें। चल जाएगा सर, चल जाएगा जी, हम लोग अमूमन वहीं खोल देते हैं। सर आ जाइए सर, आ जाइए सर, इधर आ जाइए, हाँ क्योंकि हाँ मैं पुष्पेंद्र सर से निवेदन करूंगा सर का श्रीफल देकर सर का स्वागत करें। और मैं हमारे युवा के वरिष्ठ सदस्य श्री गोगेल बघेल साहब से निवेदन करूंगा कि सर का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। और अधिक समय नहीं लेते हुए सर से मैं निवेदन, हाँ जी सर, आप ऐसे ही बोलना पसंद करेंगे या इसको डाइस को सामने रख दें सर, रख देंगे तो आपको, हाँ तो आपको खड़े होकर बोलना, ठीक आ रहे आप, तो समय है सब, आप समय है आप, जी जी हाँ जी जी, नहीं लगभग 1 घंटे का समय मान लीजिए सब, है ना सर, 1 घंटे का 10:30 तक, ठीक है ना सर जी। मैं और अधिक समय नहीं लेते हुए, हम लोग चाहेंगे कि सर के जो आज मुखारविंद से जो भी बातें होंगी, हम सबके जीवन में उसको हम अमल करने के प्रयास करेंगे, प्रण करें आज, है ना। और बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद सर से, अब हम आगे कार्यवाही करते हैं। हेलो, जय हिंद। आवाज़ आ रही है आप लोग को? थैंक यू। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा सर का, मेरे को मौका देने के लिए यहाँ आप सब छात्रों से मुखातिब होने का और आप सबसे बात करने का। यहाँ छत्तीसगढ़ में पढ़ने के बाद जब मैं पहली बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया अपना ग्रेजुएशन करने के लिए, ठीक है, तो उस टाइम पे जो थोड़ी चेंजेस मेरे को लगी, और मेरी तो खुद की लाइफ में पूरी मेरी मतलब 360 डिग्री कहना चाहिए चेंजेस आए, कि जो हमारा खेलकूद का, पढ़ाई से दूर रहना से लेकर के पढ़ाई की तरफ जागरूक होना, नेशनल इश्यूज के ऊपर जागरूक होना, या आपके करंट अफेयर्स के ऊपर आपको जागरूक होना, वो वहाँ का माहौल ही ऐसा था। वहाँ हमारा जो हॉस्टल था उसमें ट्रेडिशन था कि सारे जो लोग हैं आईएएस में ही जाते थे। अगर कोई पीएससी में चला जाता था, कोई पुलिस में दरोगा बन जाता था, या डिप्टी एसपी बन जाता था, तो वो मुंह दिखाने हॉस्टल में नहीं आता था। शर्म की बात होती थी कि आईएएस से नीचे सोचता ही नहीं था कोई। आप हमारे यहाँ के पुलिस विभाग के 2 आईएएस अधिकारी हैं जो कि डीजी रह चुके हैं, हमारे विश्वविद्यालय के, हमारे हॉस्टल के हैं। तो एक हैं राजीव माथुर सर, जो 2006-07 के करीब हमारे हॉस्टल के थे वो, और दूसरे हैं अभी उपाध्याय सर, जो अभी रिटायर हुए हैं कुछ साल पहले, वो जीएन झा हॉस्टल के हुआ करते थे। तो ऐसे आप देखेंगे कि यहाँ पे तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर्स, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मधोक सर हैं जो मुंबई में आप कमिश्नर हुआ करते थे। तो इस तरह के जो हमारे हॉस्टल के लोग इस तरह का जो उन्होंने एक सेट किया था, बेंचमार्क सेट किया था, तो वो बेंचमार्क के साथ हम लोग मोटिवेट हुए। और मैं भी आप ही लोग की तरह से यहीं से पढ़ा हुआ, और एएन झा, एएन झा हॉस्टल, एएन झा हॉस्टल था, और मधोक सर भी एएन झा हॉस्टल के ही थे।
माथुर सर भी एनजे हॉस्टल के हैं। पारुल माथुर अभी डीआईजी या मेरे ख्याल से अभी। हाँ जी। तो इसी तरीके से क्या होता है कि एक जो आपका जैसे अब इतना अच्छा संस्थान चल रहा है, यहाँ पे आप लोग अभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपना लक्ष्य थोड़ा ऊपर रखा तो कहा जाता है कि यदि आप सूरज के लिए ट्राई करोगे तो चांद तक तो आप पहुंच ही जाओगे। ठीक है, तो आप पीएससी की तैयारी के साथ साथ आप आईएएस का भी ऑप्शन खुला रखिए। और आर्म्ड फोर्सेज में जैसे क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं जो आईएएस में जाते हैं, उनको क्लास 1 ऑफिसर्स की पदवी मिलती है। तो वैसे ही आर्म्ड फोर्सेज में आप सेंट्रल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशंस में भी जा सकते हैं, जिसके लिए कि मैं आपको एंड में गाइड करूंगा। आज का टॉपिक है ऑप सिंदूर। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ मूलचूल चेंजेस के बारे में बताऊंगा कि बिफोर कमिंग टू ऑप सिंदूर की क्या हमारे इतिहास रहा है, क्या आतंकवाद का इतिहास रहा है, क्या हमारा उसका रिस्पांस रहा है। और उससे पहले एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसमें देश के नेतृत्व के सोच में कैसे बदलाव आया। कहीं आपने सुना होगा जरूर कि भारत को नहीं झुकने दूंगा। ठीक है, और उसी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो है। लेट्स सी द वीडियो एंड देन वी विल प्रोसीड अहेड। हाँ, यही वाला। इधर कर लो। तो ये जो
रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा अच्छा, वो नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिएगा। तो ये जो आपने गाना देखा, ये बॉलीवुड ने बनाया है, और आप सिंदूर के जस्ट बाद आया, जो श्रृंगार रस से हट करके वीर रस की तरफ आप देख रहे हैं कि जा रहा है। तो ये एक हमारे समाज में और हमारे इवन बॉलीवुड तक को अफेक्ट कर रहा है, कि जो जोश है, जो हमारे अंदर जिस तरीके का एक्शन है। और इसके बेसिक हिस्ट्री पे यदि हम जाते हैं, टेररिज्म की हिस्ट्री पे, तो टेररिज्म की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। आप सब हिस्ट्री पढ़ते हैं कि भारत के ऊपर आक्रांताओं ने, सोने की चिड़िया था उसके ऊपर आक्रमण किया इस्लामिक टेररिस्ट ने, और कई लोगों को कन्वर्जन किया गया। ये पूरी इतिहास में है, आप पढ़ सकते हैं, आप सब जानते हैं उसको। ठीक है, फिर जब देश आज़ाद हुआ, नवाखाली से शुरू हुआ कि वहाँ पे कैसे नरसंहार हुए, कितने हमारे साथ अत्याचार हुए, और ये अत्याचार ख़त्म नहीं हुए। 1947, 65 और 71 में वॉर में हारने के बाद पाकिस्तान ने एक नई पॉलिसी बनाई कि लेट्स, उनको समझ में आ गया कि हम सीधी लड़ाई में भारत से जीत नहीं सकते, तो उन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई कि मेक इंडिया ब्लीड बाय गिविंग स्मॉल कट्स। अंडरस्टूड। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया 84 के आसपास पंजाब में, जो उन्होंने आतंकवाद का एक सिस्टम चालू किया खालिस्तान का, जो आज तक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से। कहीं ना कहीं सुगबुगा रहा है थोड़ा बहुत उसमें, कुछ ना कुछ इंटरनेशनल कई जगहों पे, देशों में को उसको सपोर्ट मिल रहा है डीप स्टेट्स का, और वो अभी भी जिंदा है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट के सक्सेस होने के बाद उन्होंने कश्मीर में 90s में टेररिज्म को शुरू किया, जिसमें वहाँ के ट्रेंड आतंकवादी आते थे, जिनको एक नैरेटिव में बताया जाता था कि यहाँ के भटके हुए यूथ हैं जो एक्शन कर रहे हैं फोर्सेस के अगेंस्ट में, क्रांतिकारी हैं या देशभक्त हैं या आज़ादी की लड़ाई कर रहे हैं, के नैरेटिव में आपको एक पिक्चर, पूरी दुनिया को ये पिक्चर दिखाई गई। और इवन कश्मीर में जब 1947 में हम जो कि हमारा अभिन्न अंग था, जो कि एसएस किया गया था हमको हरि सिंह के द्वारा, राजा हरि सिंह के द्वारा, उसको भी जब आधा उनके पास छूट गया पीओ के, तो हम अपने बायलैटरल इशू को लेकर हम खुद चले गए यूएन में, उसको इंटरनेशनलाइज हमने। इतनी बड़ी गलती की कि हमारा जो आपस की लड़ाई है उसको हम तीसरे पूरी दुनिया को इन्वॉल्व करने की कोशिश की। और ये जो बेसिक पॉलिसी होती है, ये जो बेसिक टेररिज्म होता है, मान लीजिए अभी मेरे को कोई चीज़ आपसे मनवानी है, तो उसके दो तरीके हैं, या तो आपको मैं समझा बुझा करके, आपको कन्विंस करके बात को मनवा लूं, या दूसरा तरीका होता है कि गन लगा के या धमका करके, डरा करके आपसे वो काम कराऊं। तो टेररिज्म जो है ये सेकंड तरीके में आता है कि आपको जो हम चाहते हैं वो कराने के लिए हम भय का या पावर का या हथियार का इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपके अंदर एक भय का संचार होना शुरू हो जाए। तो जितने भी टेररिज्म एक्ट हैं, चाहे मुंबई के अटैक है, मुंबई के ब्लास्ट हैं, पुलवामा है, उरी है, ठीक है, पहलगांव है, इसका बेसिक इंटेंशन एक भय क्रिएट करना है। भय जब क्रिएट होता है तो भय, आम नागरिक के अंदर जब भय रहता है तो वो चीज़ों से भागता है, वो डरता है, कई चीज़ों के ऊपर एक्ट करने से उसको रोका जाता है। वो डरता है कि ये सब करके यार क्या फ़ायदा, मेरे को ऊपर कुछ ना हो जाए, मैं कहीं ना मेरा परिवार ना इससे अफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये जो टेररिज्म है, इसका बेसिक पर्पस अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, तो इसका बेसिक पर्पस होता है यूजुअली एक वायलेंस के थ्रू एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल पर्पस होता है। कोई टेररिज्म यदि कर रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, मार रहे हैं, चाहे नाजीज ने किया, चाहे ये जो हमारे यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर चल रही है, तो इसका बेसिकली पॉलिटिकल पर्पस क्या है, इसका कोई एक इंटेंशन होता है। तो ये इंटेंशन जो है, ये हमको सबवर्ट करने का, हमको डराने का, धमकाने का, और इसमें बहुत एंगल्स एंगल्स और हैं। यदि आप देखेंगे कश्मीर में ही ये क्यों हो रहा है, तो कश्मीर की जो लोकेशन है, यदि आप उसके मानचित्र को देखेंगे तो कश्मीर की लोकेशन इतनी स्ट्रैटेजिक है। भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। क्यों सोने की चिड़िया हुआ करता था? क्योंकि हमारा ज्ञान विज्ञान अच्छा था, क्योंकि हमारे पास स्पाइसेस या इस तरह की चीज़ों का प्रोडक्शन था जो कि दुनिया में कहीं नहीं होता था, जिसके हम सप्लायर थे। और ये सारी चीज़ों को बेचने के लिए हमारे पास एक रास्ता था, ट्रेड रूट था, जो कि कश्मीर से होता हुआ, अफगानिस्तान से होता हुआ यूरोप को कनेक्ट करता था, जो आज कट गया है। भारत पाकिस्तान के डिवीजन में यदि आप देखें तो ये स्ट्रैटेजिक सोच आपको समझ में आएगी क्यों पाकिस्तान बनाया गया, क्योंकि हमारे रास्ते को ब्लॉक किया गया। उसमें कश्मीर भी आता था, कश्मीर से स्टिल हम
पाकिस्तान के अफगानिस्तान के थ्रू कनेक्टेड थे, जहां अभी चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अभी चल रही है, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो वो मेन जो ट्रेड रूट है, बेसिकली सारी चीज़ों में जो पावर थी, स्ट्रेंथ थी, वो इकोनॉमिक से ही आती है। इंडिया के ऊपर अटैक करके इतने साल ब्रिटिश ने राज किया, तो उसका रीज़न हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, उनकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो रॉ मटेरियल्स थे वो हमारे यहाँ से जाते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से आज की डेट में भी आप देख रहे होंगे कि जो ट्रंप का चल रहा है कि आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, तो उनकी इकोनॉमी आज की डेट में खत्म है। हमारी इकोनॉमी आज की डेट में, अभी सर से बात हो रही थी, सर बता रहे थे कि एनएसडीएल के जो स्टॉक्स में इट इज़ ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब्ड, पता नहीं कितने बिलियन रुपीस आ चुके हैं, और अभी भी 30 तारीख तक की डेट है, अभी भी इन्वेस्टमेंट ओपन है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी इकोनॉमी कहीं खराब है या रशियन इकोनॉमी कहीं खराब है। और अमेरिका का जो बबल है, इट इज़ ऑलरेडी गोइंग टू क्रैक। लेकिन आज का टॉपिक है, मैं वापस आता हूँ इस टॉपिक के ऊपर। जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि ये जो टेररिज्म अटैक्स हैं, आप सिंदूर से पहले भी हुए, पहलगांव हुआ, उरी हुआ, उससे पहले पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, उससे पहले आपके मुंबई में अटैक हुआ, और कारगिल में इंसर्शंस हुए। कारगिल के इंसर्शंस के टाइम पे आई वाज इन सर्विस, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे हम पूरी तरह से तैयार थे। देयर इज ए प्लेस कॉल्ड स्काडू, जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है, उसके उस पार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक प्लेस है। यदि आपका ग्लेशियर मान लीजिए 21,000 फीट पे है, स्काडू इज एट वेरी लो एल्टीट्यूड, गाड़ी से, रोड से मेंटेबल है। हमारी जितनी पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे हेलीकॉप्टर से ही मेंटेन किया जा सकता है, और इतनी हाइट है कि हेलीकॉप्टर एक बार में एक आदमी, एक कैजुअलिटी या एक मट्टी तेल का जरीके नहीं ले जा सकता है। और उस हाइट पे मट्टी तेल बहुत ज़्यादा कीमती है, बिकॉज उसी से आप बर्फ़ गला के पानी पीते हैं, उसी से आप जो खाने पका करके खाना खाते हैं, या आप चल के आते हैं तो आपके मोजे में पसीना आ जाता है। पसीना आ जाता है तो तुरंत वो बर्फ़ बन जाता है। अगर आप तुरंत उसको निकाल करके गर्म करके वो पसीने को वेपराइज नहीं करेंगे, तो वो आपको फ्रॉस्ट बाइट दे सकता है, आपका पैर काटना भी पड़ सकता है। तो इतने हॉस्टाइल टेरेन में, एंड कैजुअलिटी एट द रेट ऑफ 1 पर पर्सन पर डे के हिसाब से हो रही है, जब से हम कारगिल में डिप्लॉयड हैं। तो इट इज़ कॉस्टिंग अस लाइफ्स। तो यदि स्ट्रैटेजिकली देखें, हम स्कार्डू पे कब्जा कर लेते, तो आज हमको ग्लेशियर में पीछे की हाइट्स पे बैठने के बजाय नीचे ज़मीन पे हम बैठे होते। वी डोंट हैव टू ऑक्यूपाई हाइट्स बिहाइंड, इजंट इट। लेकिन वो ऑपरेशन नहीं लॉन्च किया गया, इतना स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन होते हुए भी नहीं लॉन्च किया गया। मैं पैराट्रूपर था, आगरा में हम बैठे थे, पूरी यूनिट तैयार थी, हवाई जहाज रेडी थे। वी वर सपोज टू बी ड्रॉप्ड at Skardu, capture it, destroy it, and hold the ground till the forces come and marry up with us. But it was not done because we were not prepared. वो उस वक्त नहीं समझ में आती थी बातें, आज समझ में आती हैं। सिमिलरली जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, एंटायर आर्मी वाज सिटिंग एट द बॉर्डर, आई वाज आल्सो सिटिंग देयर विद देम। कभी हम अमृतसर से ट्राई करते थे, कभी हम जैसलमेर फलौदी के साइड से प्लान करते थे, बट एवरी टाइम दैट प्लान फेल्ड एंड वी नेवर गॉट द ऑर्डर टू क्रॉस द बॉर्डर। इवन कारगिल में ये हमको नहीं करने दिया गया। तो उसका रीज़न क्या था? उसका बेसिक रीज़न था कि वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। हमारे पास एम्यूनिशन नहीं था कि इफ़ यू गो फॉर ऑल आउट वॉर, तो विद इन वो वॉर यदि लंबी खिंच जाती है, तो वी वर नॉट प्रिपेयर्ड टू सस्टेन दैट वॉर फॉर मोर देन 10-15 डेज। आज क्या बदला है कि आपका उरी होता है तो सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती है, बालाकोट, सॉरी, पुलवामा होता है तो बालाकोट के ऊपर एयर स्ट्राइक हो जाती है, पहलगांव होता है तो हम ऑप सिंदूर कर देते हैं। ठीक है, तो नाउ यू सी द शिफ्ट इन। इसका कारण क्या है कि आज हम एम्यूनिशन से तैयार हैं, वी नो दैट वी आर रेडी। हमारे पास इतना गोला, असलाहा और टीम और टेक्नोलॉजी, सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम को अगर आगे वॉर बढ़ जाती है, एस्केलेट हो जाती है, तो वी कैन हैंडल इट। तो ठीक है, हम कहीं से अभी लैकिंग नहीं है, और इसका पूरा श्रेय जाता है अपनी लीडरशिप को, जिन्होंने इस चीज़ को देखा, समझा, प्लान किया, एग्जीक्यूट किया। तो आप सिंदूर को बताने से पहले ये पूरा बैकड्रॉप बताना बहुत जरूरी था, बिफोर कमिंग टू द एक्चुअल की ऑप सिंदूर में हुआ क्या। इसी के साथ साथ बहुत बड़े मूलचूल चेंजेस किए गए स्ट्रैटेजिकली, जिस तरह से हम ऑपरेट करते थे। आपने देखा होगा कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, टू बिल्कुल तीनों अलग अलग ऑपरेट करती थी। इनके जो चीफ्स हैं,
इनके चीफ्स के बीच में कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, बट डाउन द लाइन हमारे यहाँ कोई इंटीग्रेशन नहीं था। एयरफोर्स अपने अलग ऑपरेशन कर रही है, आर्मी, आपने वो पिक्चर देखी होगी बॉर्डर, जिसमें जैकी श्रॉफ और सनी देओल बोलते हैं तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। तो दे बोथ एक्सेप्ट किए आप दोनों के एक दूसरे के बिना हम कुछ नहीं है, बट स्टिल हमारा कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। जब हमको एयरफोर्स चाहिए तो उतना लंबा प्रोसेस होता है, और एक ग्राउंड सोल्जर कैसे एक फाइटर एयरक्राफ्ट से कनेक्ट करेगा ऑन ग्राउंड अगर आप जाएंगे, तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आपको समझ में आएंगी। आज की तारीख में आपका सेंट्रलाइज्ड कमांड सेंटर है, आपका सीडीएस है जो कि कंबाइंड डिफेंस तीनों का कमांडर है, आपके जो इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स हैं उसमें इंफॉर्मेशन तीनों में बाकायदा एक टाइम पे, रियल टाइम पे जा रही है। नाउ आई विल ट्राई टू टच अपॉन वन मोर स्मॉल थिंग। जो कारगिल के टाइम पे जो ऑपरेशंस हो रहे थे उसमें जो हमारी कैजुअलिटीज हो रही थी, उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि हमारा जो जीपीएस था, अमेरिकन जीपीएस था। दैट अमेरिकन जीपीएस वाज टेकिंग अस टू सम अदर प्लेस व्हाइल वी आर ट्राइंग टू गो टू सम अदर प्लेस। उसमें बहुत बड़ा चेंजेस आया, इंडिजिनाइजेशन आया, हमारे ओन नैविक सैटेलाइट्स आए, 14 सैटेलाइट्स आर देयर। और इफ़ यू सी द सोशल मीडिया, जनरल बख्शी ने कल ही एक पॉडकास्ट डाला है जिसमें उन्होंने बताया कि 45 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर कितना छोटा एरिया होता है ब्रह्मोस मिसाइल से, बिकॉज जो नूर खान बेस के ऊपर अटैक किया गया था उस बेस में ऊपर कम से कम 5 से 10 फुट की कंक्रीट और सरिया की जो दीवार थी, उसमें हमारे पास कोई वेपन नहीं था कि उनके कमांड सेंटर को हम डिस्ट्रॉय कर सकें। जैसे मैंने बताया कि ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन के लिए एक कमांड सेंटर होता है जहां से सारी इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, डिसिमिनेट की जाती है। ठीक है, तो रियल टाइम में सबको मालूम होता है कि लड़ाई में कहाँ क्या चल रहा है, हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, हम कहाँ पीछे हट रहे हैं, या क्या हमको नुकसान हो रहा है। ये सारी चीज़ें रियल टाइम तीनों ग्राउंड लेवल के जो फोर्सेज हैं तक उस कमांड सेंटर से कम्युनिकेट की जाती है। तो वैसा ही एक कमांड सेंटर था पाकिस्तान का नूर खान बेस पे, जिस पे हमने ब्रह्मोस मिसाइल से उनके एसी की जो डक्ट पाइप होती है 45 बाई 45, उसके थ्रू ब्रह्मोस गया है। दिस इज सम अचीवमेंट जो आप पता नहीं आप रियलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं। ब्रह्मोस इतने किलोमीटर 200-500 किलोमीटर दूर से फायर होकर के 45 बाई 45 के एक वेंट से जाके अंदर ब्लास्ट करता है, बिकॉज इट कैनॉट ब्रेक द कंक्रीट। तो उसमें से जाके उनके पूरे कमांड सेंटर को ध्वस्त कर देता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमारे इंडिजीनियस जो सैटेलाइट जीपीएस हैं, आपके जीपीएस भी आप यूज़ करते हैं आपके मोबाइल पे, ठीक है, ये सब अमेरिकन जीपीएस है। ये आप कई बार देखते होंगे कि आपको जाना कहीं होता है और पहुंचा कहीं देता है। ठीक है, तो यू मस्ट ऑलरेडी सफर्ड दैट, एंड जस्ट इमेजिन कि वो इतनी एक्यूरेसी से एक ब्रह्मोस मिसाइल को डायरेक्ट करके अपना नैविक सैटेलाइट, तो दिस इज एन आई ओपनर फॉर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया को आज की डेट में जो आप सिंदूर ने जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो हमारी ताकत है, उसका रियलाइजेशन दिया है। और इंडिजीनियस चीज़ों में यदि आप जाएंगे तो इसमें कई और वेपन्स हैं जो कि इंडिजीनियस आकाश वेपन्स हैं, नागास्त्रा ड्रोन्स हैं, कामिकाजी ड्रोन्स हैं, ऐसे कई इंटीग्रेटेड ड्रोन्स हैं। और इसका जो इंटीग्रेटेड सिस्टम्स बनाया गया था, अगर आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि जब उनके टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर हमने एक साथ स्ट्राइक की थी, 20-25 मिनट में सारे कैंप्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे। उसके बाद उन्होंने बराज ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स हमारे ऊपर अटैक किए। और वो ड्रोन्स कहाँ पे अटैक कर रहे थे? वैष्णो देवी, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर और दिल्ली। ठीक है, दिल्ली पे उन्होंने शाहीन इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल लॉन्च कर दिया था। अब वो शाहीन इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल रोक लिया गया, इंटरसेप्ट कर दिया गया हमारे डिफेंस के द्वारा। और इस पूरी प्रक्रिया में हमारे एआई का बहुत बड़ा हाथ था। मान लीजिए हजारों ड्रोन्स आ रहे हैं, मिसाइल्स आ रही हैं, हम आयरन डोम की बात करते हैं, आयरन डोम में भी पेनिट्रेट करके मिसाइल्स अंदर जाके गिर रहे हैं, हमारे यहाँ एक भी मिसाइल अंदर आकर के हिट नहीं कर पाया। और इसमें एआई का इतना बड़ा हाथ था कि मान लीजिए 10 मिसाइल या 10 ड्रोन या से ज़्यादा आ रहे हैं, तो एआई डिसाइड करता था कि कौन से वेपन से किस मिसाइल को हम हैंडल करें। और कुछ मिसाइल छोड़ भी दिए जाते हैं इसमें, जो देखे जाते हैं कि ट्रेजेक्ट्री उनकी जा रही है, खेत में जा रहा है या कहीं नुकसान नहीं करेगा, तो उसमें लाखों करोड़ों के जो हमारे एंटी मेजर्स हैं उसको यूज़ नहीं किया जाता है।
ठीक है, तो ये सारा कुछ इतना स्प्लिट सेकंड में डिसाइड करना होता है कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो इसमें आज हमारा एआई इंटीग्रेशन जो था, दैट दैट वाज आल्सो डिप्लॉयड एंड दैट वाज ऑप्टिमाइजली यूज्ड। जब शाहीन मिसाइल आपका इंटरसेप्ट हुआ है, तो पाकिस्तान बेसिकली शाहीन विदाउट न्यूक्लियर वॉरहेड्स, वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स की कैपेसिटी वाला मिसाइल है जो उन्होंने दिल्ली पे टेस्ट के लिए फायर किया था। और उस दौरान उनके न्यूक्लियर आर्सेनल को असेंबल करने की प्रक्रिया चालू हो चुकी थी, जो कि हमारे को पता चल चुकी थी। क्योंकि हमारा देश का सिद्धांत है नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो उस वक्त तुरंत डिसीजन लिया गया कि जो इनके न्यूक्लियर साइट्स हैं, ऑल्दो इसको ऑफिशियली कोई कंफर्म नहीं कर रहा है, एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने भी बता दिया है कि देर इज़ नो न्यूक्लियर लीकेज विच इज़ हैपनिंग एट किराना हिल्स। हमारे एयर चीफ ने भी उसको मना कर दिया, बट वीडियोज आर देयर इन द सोशल मीडिया, वी हैव हिट देम एंड वी हैव हिट देम हार्ड थ्रू ब्रह्मोस। और वहाँ का भी जो इंफॉर्मेशन है, देखिए हम लोग सिविल में है अभी, हमारे पास भी सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, बट जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से जो उनके असेंबल हो रहे थे और जो उनके बहुत कम एरिया, जैसे मैंने बताया एसी के डक्ट से मिसाइल गई थी या उनका जो एंट्रेंस था, उसको हमने बर्बाद कर दिया सो दैट दे कैन नॉट असेंबल एंड फायर ए न्यूक्लियर वेपन एट अस। एंड ये जो था ये साइमल्टेनियसली किया गया, उनकी 8-9 एयर बेसेस बर्बाद कर दी गई सो दैट देयर एयरक्राफ्ट कैन नॉट टेक ऑफ। एंड बाई द टाइम इन द इवनिंग 3 o'clock और 4 o'clock उनके डायरेक्टर जनरल डिफेंस ऑपरेशंस ने हमारे डीजीएमओ को फ़ोन किया कि भाई सीज फायर कर दो। ट्रंप ने ट्वीट करके बता दिया कि मैंने, जो उनकी आदत है कि मैंने अपना जो है इन दोनों को लड़ाई को बंद करा दिया है। ठीक है, एंड चूंकि उनका रिक्वेस्ट आया था, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था ऑफ सिंदूर का कि टेररिस्ट कैंप को बर्बाद करना, और तुरंत टेररिस्ट कैंप बर्बाद करने के बाद हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने उनकी आर्म्ड फोर्सेस को इन्फॉर्म किया कि हमने ये टेररिस्ट कैंप बर्बाद कर दिए हैं और आपके कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे या सिविलियन पॉपुलेशन पे हमने अटैक नहीं किया है। इफ़ यू वांट टू एस्केलेट देन वी विल एस्केलेट, अदरवाइज एज फार एज वी आर कंसर्न हमारा ऑपरेशन खत्म हो चुका है। बट उन्होंने जब हमारे ऊपर अटैक किया और न्यूक्लियर बॉम्ब्स तैयार करना शुरू किया, देन वी हैव टू डिस्ट्रॉय देयर ऑल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस विच वेर केपेबल ऑफ रिटेलिएटिंग ऑन अस। इसका मेरे को आइडिया नहीं है। आकाश यूज़ हो रहे थे और एक आपका S-400 मिसाइल यूज़ हो रहा था। अब किससे इन्होंने किया ये बताना मेरे को मुश्किल होगा। मोस्ट प्रॉब्ली S-400 से किए होंगे, क्योंकि आकाश इज़ इंडिजीनियस, आकाश इज़ शॉर्ट रेंज, आकाश वाज यूज्ड अगेंस्ट देयर ड्रोन्स, है ना। तो अगर शाहीन मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल और जिस स्पीड से वो आता है, तो उसके लिए मोस्ट प्रॉब्ली S-400 मिसाइल ही यूज़ हुआ होगा। इवन इसमें एक नैरेटिव एक और चला था जिसके ऊपर मैं बताना चाहूँगा कि राफेल हमने गिरा दिया। इवन जो अब सिंदूर लॉन्च हुआ था उससे एक रात पहले मेरे पास चेन्नई से, अमृतसर से कॉल आने लगे मेरे फ्रेंड्स के कि सुना कि राफेल गिरा दिया गया है। ठीक है, तो देर वॉज नो कन्फर्मेशन, देर इज़ नो न्यूज़, आज तक कोई डेब्री नहीं मिला, ना कोई सैटेलाइट पिक्चर मिली है जिसमें हमारा राफेल गिराया गया। बट अभी भी कुछ एक इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि उसका एक डिकॉय होता है। डिकॉय मतलब जब भी एयरक्राफ्ट के ऊपर फायर किया जाता है तो वो हीट सीकर मिसाइल्स के लिए कुछ एक आपने फोटो देखी होंगी, चिंगारियों की तरह से छोड़ता है, फटाकों की तरह से, अनार की तरह से, ताकि हीट सीकिंग मिसाइल्स मिसगाइड हो जाएं। और उसी के तरीके से अपने एक और डिकॉय होता है जो कि हवाई जहाज के साथ टो होकर के उड़ रहा होता है। उसी के तरीके से एक कहना चाहिए स्टील का स्ट्रक्चर होता है जो कि हिट ले लेता है इंस्टेड ऑफ द मिसाइल या एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हिटिंग द एयरक्राफ्ट, दे हिट दैट थिंग। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद वो डिकॉय के ऊपर इनके अटैक्स हुए हैं एंड नो कैजुअलिटीज हैज बीन रिपोर्टेड ऑफिशियली बाय द आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, इसमें कई कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई हैं पाकिस्तान के रिटेलिएशन में सिविलियन पॉपुलेशन की, बट आर्म्ड फोर्सेस की अभी तक कोई ऑप सिंदूर में हमारी तरफ से कैजुअलिटीज क्लेम नहीं की गई हैं, या अभी तक कोई ऐसी हमारे यहाँ पे। और ये बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा ऑपरेशन होना और किसी देश के अगेंस्ट में ये सारी चीज़ें होना, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे ऑप सिंदूर और ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में देखिए आज की डेट में
वी हैव बीन गिविंग देम ऑल द एविडेंसेस, चाहे वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हों या जब भी हमारे यहाँ पे कोई अटैक हुआ, मुंबई अटैक हुआ, और हर बार जो है कुछ ना कुछ एक अलग नैरेटिव इसके साथ में चालू करने की कोशिश की जाती थी। ठीक है, अभी आप लोग बहुत एक कॉमन वर्ड्स सुनते होंगे, अर्बन नक्सल्स। तो ये क्या होता है ये अर्बन नक्सल? तो नक्सलाइट्स के से हम लोग जानते ही हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो इसके इस टर्म से हम लोग 90s से यहाँ पे भी शुरू हुआ है और हम इस शब्द से वाकिफ़ हैं। लेकिन ये अर्बन नक्सल क्या होता है? तो जब भी इस तरीके के कोई अटैक होते हैं तो कुछ एक लोग होते हैं जो कि दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग अवर आर्म्ड फोर्सेस, दे स्टार्ट आस्किंग कि भाई ये जो आपके एक्शंस हो रहे हैं ये सही हो रहे हैं कि नहीं। जैसे एक नैरेटिव चल रहा है कि हमने राफेल गिरा दिया, उसके बारे में आप जवाब क्यों नहीं देते? गोगोई जी अभी जो है पार्लियामेंट में पूछ रहे हैं कि आपने इतनी दूर से क्यों मारा, पास जाके क्यों नहीं मारा? तो दीज आर ऑल नॉनसेंस क्वेश्चंस। ठीक है, तो लड़ाई कर रहे हैं तो इट इज़ अप टू अस कि हम आपको कैसे मारेंगे, गोली मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे कि क्या मारेंगे। तो इट इज़ नॉट अप टू यू टू आस्क अस कि हाउ वी विल रिटेलिएट, द एंटायर इनिशिएटिव लाइज विथ अस। आपने यदि कुछ गलत किया तो उसको रिटेलिएट किया जाएगा और उसका जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ ये जो अभी पूरी पीरियड थी इसमें हम रिटेलिएट नहीं कर रहे थे, जैसे मैंने बताया कि पार्लियामेंट अटैक के बाद नहीं गए, कारगिल के बाद नहीं गए, एमुनिशन कम था, और एक और रीज़न जो दिया जाता था न्यूक्लियर वेपन है। अगर उन्होंने न्यूक्लियर वेपन मार दिया, एक स्टडी के हिसाब से अगर इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर होता है तो 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी ओवर इन द नेक्स्ट 1 मंथ, 1 ईयर। अंडरस्टूड? तो ये इतना बड़ा खतरा है कि कहीं भी दो कंट्री आज की डेट में अगर न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाती हैं तो हम नहीं बर्बाद होंगे, हम पूरी आधी से ज़्यादा या 90% ऑफ द वर्ल्ड को ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए इसके ऊपर जो है इतना सीरियस मैटर माना जाता है कि, और ये न्यूक्लियर जो ब्लफ था पाकिस्तान का, ये हमने धीमे धीमे ख़त्म करना शुरू किया। 16 में सर्जिकल स्ट्राइक, 19 में बालाकोट, और इस ऑप सिंदूर में हमने उनके न्यूक्लियर ब्लफ को बिल्कुल बंद कर दिया है। अगर आप देखेंगे ऑप सिंदूर के बाद से, या पहले वो पार्लियामेंट में उनके नेता कहते थे कि आप हमारा पानी रोक देंगे तो हम न्यूक्लियर बम मार देंगे। ठीक है, दैट वाज द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड एट विच वी वर स्टैंडिंग। आज हमने उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, उसके बाद आप सिंदूर कर दिया है, और अभी रिसेंटली आप महादेव में हमने उनके पहलगांव में जो टेररिस्ट जो इन्वॉल्व थे उनको भी एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, तो अब उनका न्यूक्लियर ब्लफ आपको सुनने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि दे नो कि उनका जो न्यूक्लियर वेपन था, बेसिकली ये भी आपको समझना जरूरी है, जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है और उनके पास न्यूक्लियर वेपन है उसमें अंतर क्या है। उनका न्यूक्लियर वेपन टैक्टिकल है। टैक्टिकल मतलब बहुत छोटे एरिया में, मान लीजिए उन्होंने किसी फौज के ऊपर ड्रॉप किया तो 15-20 किलोमीटर में जितनी फौज है वो उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के जद में आएगी। लेकिन हमारे पास जो है वो दैट इज़ अ वेरी ह्यूज न्यूक्लियर वेपन्स, इफ़ वी यूज़ इट वी विल नेवर यूज़ इट। पाकिस्तान के साथ साथ हमारा देश भी उसमें कहीं हद तक खतरे में आएगा, आज नहीं तो कल। बिकॉज न्यूक्लियर, जैसे आपने पढ़ा होगा, न्यूक्लियर जब अटैक होता है, न्यूक्लियर रेडिएशंस निकलते हैं, तो इसमें सिर्फ वहीं पे डैमेज नहीं होता, इट डैमेजेस द जनरेशंस, इट डैमेजेस द एनवायरनमेंट। आपका विंटर आ जाता है, आपकी सनलाइट्स नहीं आती हैं, आपकी क्रॉप्स खराब हो जाती हैं। देयर आर सो मेनी वेज एंड मीन्स हाउ द एंटायर ह्यूमन रेस कैन बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द प्लैनेट। तो एक बहुत डेंजरस जो एक थ्रेशोल्ड की बात की जाती थी वो एक ब्लफ निकला। तो आज उसको भी इस ऑप सिंदूर ने, जो न्यूक्लियर ब्लफ था, उसको भी टोटली ख़त्म कर दिया। आज ये ऑप सिंदूर में हमारे को एक और चीज़ समझ में आती है कि हमारी जो लड़ाई है, जैसे पुराने सीडीएस जनरल रावत कहते थे, आवर वॉर इज़ नॉट एट 2 फ्रंट्स, आवर वॉर इज़ एट 2.5 फ्रंट्स। और ये 0.5 क्या है? ये 0.5 हैं अर्बन नक्सल्स जो हमारे बीच में हमारे साथ रहते हैं, अच्छी अच्छी पोजीशंस पे भी हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी में है, पॉलिटिक्स में है, दे आर देयर इन द सिस्टम। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई। देखिए, बाहर की जो लड़ाई है इंडिया की या पाकिस्तान की, आर्म्ड फोर्सेस इज गोइंग टू टैकल देम। लेकिन ये जो 0.5% है, इसको लड़ने की, इसको आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी हमारी है। और एज ए आप यंग जनरेशन है, तो आपको इस चीज़ के प्रति अवेयर होना, इस प्रति के प्रति जागरूक होना, इसके प्रति आपको मालूम होना कि कहाँ कौन आदमी है कि उसकी सोच भारत की तरफ है या भारत के अगेंस्ट में है। अंडरस्टूड? तो ये लोग के ऊपर नज़र रखना आपका काम है सोसाइटी में। बिकॉज दिस वॉर, ये लड़ाई करने के लड़ने के लिए ना पुलिस आएगी, ना फौज आएगी,
ना कोई आएगा। ये समाज को लड़ने वाली लड़ाई है और ये युवाओं को लड़ने वाली लड़ाई है कि इस नैरेटिव को समझें, इस नैरेटिव को चैलेंज करें जहां मिलता है। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग, जो मैं इस टॉपिक में है नहीं, जो मैं अभी आपसे बात कर सकूं जिस विषय में, बट आप मोस्टली अवेयर हैं, जानते हैं। तो जब भी आपको कोई रॉन्ग नैरेटिव मिलता है, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड कोई चीज़ यदि आपको गलत नैरेटिव अगर सर्व की जाती है, तो यू आर सपोज टू स्टैंड अप एंड फाइट अगेंस्ट इट। इट इज़ नॉट दैट कि फाइट जो है देश के लिए आपको सिर्फ सीमा पे जाके और गोला बारूद और हवाई जहाज लेके लड़नी है। आप ये लड़ाई हर घर में, हर गली में लड़ सकते हैं। बहुत छोटी छोटी लड़ाई है, बट ये नैरेटिव्स की जो लड़ाई है, ये लड़ाई में जीतना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पे ना आर्म्ड फोर्सेज आएंगी, ना कोई और आएगा। और दैट इज द 2.5 की जो लड़ाई है, उसमें 0.5% की लड़ाई आपको लड़ना है, आपको उसके लिए अवेयर होना है, आपको उसके लिए तैयार रहना है। यहाँ पे मेरा ऑफ सिंदूर का प्रेजेंटेशन खत्म होता है और आई हैव केप्ट द टाइम, ट्राई टू कीप इट शॉर्ट, कि आपको अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। सर पहला क्वेश्चन मेरा ही है सर, कि अक्सर ये बात होती है कि जो अपोजिशन है उनका या कई और लोगों का मानना है कि हम लोग बार बार बोलते हैं कि नेहरू जी और इंदिरा जी के समय ऐसा हुआ, इस तरह बातें होती है। उसमें एक बात होता है कि जब हम लोग 1971 में हमने उनके सैनिकों को कब्जा कर लिया था, उनके सारे उन लोग घुटने टेक दिए थे पाकिस्तान, फिर भी हमने पीओके को नहीं ले पाए या और उनको बल्कि और ज़मीन दे दिए उनको, ऐसा करके माना जाता है। तो इस समय बोला जा रहा था जब हम अपर हैंड में थे तो फिर हमने इसको क्यों रोक दिया, हम उनके जो है कुछ उनको और हम भी इस तरह से पीओके वापस ले लेते या इस तरह से हो सकता था। तो ये क्यों रोका गया, क्योंकि आप सिंदूर के और क्यों नहीं आगे बढ़ाया गया, इस पर थोड़ा सा आप बहुत जानकारी दें बहुत सर। अच्छा क्वेश्चन थैंक यू पूछा है सर। सर ने। देखिए, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था ऑप सिंदूर में, जब हम ऑब्जेक्टिव था, पहले तो मैं पीछे भी जाऊंगा, पहले ऑप सिंदूर पे ही बताता हूँ कि हमारा ऑब्जेक्टिव था टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय करना। हमारा ये था कि भाई तुमने आके हमारे यहाँ मारा है, हम छोड़ेंगे नहीं। पहले भी किया हमने, सर्जिकल स्ट्राइक की, बालाकोट किया, और इस टाइम थर्ड टाइम ये रिएक्शन हमारा था, जो कि पूरी दुनिया को धीमे धीमे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्टेप बाय स्टेप हमने डिफाइन किया, बताया। लेकिन अगर आप ये देखेंगे पीओके की बात, तो पीओके आज से 71 में ही चले चलते हैं। 71 आई वॉज बॉर्न, मैं पैदा हुआ था जब ये बांग्लादेश बना था। तो ठीक है, 71 में कौन बात करता था पीओके के बारे में? नो वन टॉक्ट अबाउट इट। सब कश्मीर के बारे में बात करते थे। ये नैरेटिव हमने ये लीडरशिप ने चेंज किया है, इस पॉलिटिकल पार्टी ने चेंज किया है। अभी भी जो आप सिंदूर के बाद यदि जो प्रधानमंत्री का भाषण आया, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जो है कश्मीर के ऊपर बात करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि टॉपिक जो है वो एक है, और वो है पीओके। कब दोगे आप? ठीक है, तो वी आर नॉट रेडी टू टॉक अबाउट कश्मीर। अभी तो जो आपने पकड़ रखा है पहले उसकी बात की जाए। और रही बात कि अभी हमने क्यों नहीं लिया, ठीक है, तो ये डिसीजन जो है टॉप लेवल पे लिए जाते हैं। मेरे लेवल के आदमी को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये हमारा पहली बात तो ऑब्जेक्टिव था ही नहीं अभी। और ये भी आप जान लीजिए, जो मेरी आर्म्ड फोर्सेज में कोस्टमेट्स हैं, हमारी तैयारी पूरी है। जिस दिन इशारा मिलेगा पीओके हमारा होगा, और उसके लिए कोई लड़ाई नहीं होगी। ये ऑफ सिंदूर से भी छोटा ऑपरेशन होगा, इसमें गोली और गोले शायद ना चलें। यदि हमारी फौज यहाँ से चलना शुरू करेगी, तो बाबा रामदेव की तरह से उनकी फौज जो है भागती हुई दिखाई देगी। और और उनके जो पब्लिक हमारे को स्वागत करेंगे, बिकॉज जो भुखमरी, जो महंगाई वहाँ चल रही है, दे वांट कि हम वहाँ पे पहुँचे। तो ठीक है, तो इट इज़ अप टू द लीडरशिप टू डिसाइड द टाइम एंड वेन्यू कि हम वो कब जाना चाहते हैं। तो उनके जो डिसीजंस होते हैं उसमें कई फैक्टर्स होते हैं। इट इज़ नॉट दैट कि अब पीओके लेना है तो पीओके, जैसा उन्होंने एक बहुत अच्छा, अभी हमारी बात हो रही थी सर से, जो हमारी इस सेंचुरी का सबसे बड़ा काम जो हमारे हिसाब से हुआ है, वो राम मंदिर का निर्माण हुआ है। लेकिन वो एक दिन में नहीं हुआ है, वो प्रोसेस लगी है। मैं यूनिवर्सिटी में था जब बाबरी मस्जिद का सब इंसिडेंट हुआ था। आई वॉज देयर स्टडिंग एट इलाहाबाद। ठीक है, तो और उसके बाद इट टुक सच ए लॉन्ग लीगल बैटल एंड वो सारी चीज़ें करके एक तौर तरीके से चीज़ों को अंजाम पे पहुंचाया गया। तो इसका भी जो होगा, उसका कुछ प्लानिंग हो रही होगी, उसका कुछ ना कुछ हो रहा होगा। बट बी वेरी, आई एम वेरी श्योर कि आर्म्ड फोर्सेज आर रेडी, और जिस दिन हमको गो मिलेगा, पीओके विल बी आवर्स। सर वो
पाकिस्तान की तरफ से जो न्यूक्लियर ब्लफ की बात बताया आपने, लगातार मतलब वहाँ पे तो जितने भी पॉलिटिशियंस से लेकर के और वहाँ का संसद भवन से लेकर के और आम जनता, छोटे छोटे नेता भी हमेशा धमकी देते थे कि अगर इंडिया ऐसा करेगा तो हम जो है न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। चाहे मेरा न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं किस लिए रखा गया है, ये तो बहुत कॉमन बात हुआ करती थी पहले, ऑप्स सिंदूर से पहले। लेकिन जो हकीकत की बात है और जिस तरह से ऑप्स सिंदूर के समय जो डैमेज किया गया उसके, तो क्या इतना डैमेज कर देना सफिशिएंट है? आगे भी जो आपने बताया कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर उनके पास आर्सेनल्स हैं जो एक लिमिटेड एरिया पे इम्पैक्ट करेगा, तो क्या वो अगेन वो जो है रीलॉन्च कर सकते हैं, फिर से प्रिपेयर कर सकते हैं और इंडिया पे ये थ्रेट कंटिन्यूड रहेगा, या इंडिया इसको भी पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर सकता है? इस पे मैं आपका कमेंट चाहूँगा। जी सर, जी सर। बहुत बहुत अच्छा सर ने क्वेश्चन किया है कि अभी तो इस बार हमने न्यूक्लियर थ्रेट को अवॉइड कर दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे लिए तैयारी कर रहे थे। दे हैव स्टार्टेड असेंबलिंग द न्यूक्लियर वेपन। तब हमने एक तुरंत डिसीजन लिया, हाई लेवल डिसीजन हुआ, और उसको हमने अभी आज के लिए तो न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन क्या ये आगे हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक या न्यूक्लियर थ्रेट नहीं बना रहेगा? बिल्कुल बना रहेगा। देर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि वो यदि हमने जो भी डैमेज किया है, दे विल रिकवर फ्रॉम इट, दे विल रिकंस्ट्रक्ट, रिकंसाइल, और वो फिर अपने न्यूक्लियर वेपन्स उनके नहीं हैं। न्यूक्लियर वेपन्स सारे, जैसा अब दुनिया को पता चल चुका है, अमेरिका के हैं, वो उनको मेंटेन करता है। तो उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी उसको वापस उस स्टेट में ले आएंगे। बट रीज़न इज़ कि क्या उनके अंदर ये अभी जो हिम्मत है कि वो ये इसको, इस एक्शन को कर पाएँ। और जैसा मैंने बताया था, इसके ऊपर बहुत ग्लोबल प्रेशर है, चाहे किसी भी देश के ऊपर। ठीक है, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि ईरान के ऊपर भी अमेरिका और इजराइल ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बम कर दिया। तो ये दुनिया में पहली बात एकदम एक लाइन ड्रॉ की गई थी, जो कहीं किताब में नहीं लिखी थी, बट इट वाज ए मॉरल लाइन कि हम किसी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक नहीं करेंगे। लेकिन वो लाइन जो है, सबसे पहली बात इंडिया ने क्रॉस की है, उसके बाद अमेरिका और इसराइल ने क्रॉस की है। तो लाइन तो हमने क्रॉस कर दी है। तो अब ऐसा नहीं है कि अगली बार वो नहीं करेगा, बट ये भी नहीं है कि हम रिटेलिएट नहीं करेंगे या हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होंगे रिटेलिएट करने के। हमारे पास सर्विलेंस इतना अच्छा है कि हम एक एक चीज़ उनकी मूव जो है मॉनिटर कर रहे हैं, और तो उसी के कारण हमको पता चला कि ये न्यूक्लियर वेपन्स असेंबल कर रहे हैं। तो आगे भी जब वो करेंगे तो इसी तरीके का कोई ना कोई या इससे बेटर रिटेलिएशन जरूर किया जाएगा। बट यू आर वेरी राइट सर, पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। यू कैन एक्सपेक्ट कि वो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। सर, सर मेरा क्वेश्चन जो है, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है उसके ऊपर है, क्योंकि जब हम लोग ने इतना अच्छा स्ट्राइक किया, हमारा कैपेबिलिटी पूरे मीडिया के सामने भी दिखा है, बट उसके बाद भी जो हमारा जो नैरेटिव है वो वर्ल्ड मीडिया ना दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो पाकिस्तान का जो 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 बातें हैं उसको डायरेक्टली ना ट्रंप से लेके पूरा वेस्टर्न मीडिया कर रहा है। तो इसके लिए सर हम लोग का कैसे, किस टाइप से अप्रोच किया जाना चाहिए, सिंस उसके लिए हमने पार्लियामेंटेरियंस को भी भेजा है सबको बताने के लिए, फिर भी हमारा जो इन्फॉर्मेशन, हमारा नेरेटिव आ ही नहीं रहा है सर। इवन चाइना ने भी वो कर दिया है, तो उसके लिए हमारा अप्रोच कैसे रहना चाहिए? देखिए, झूठ तो है, झूठ ही रहेगा, और सच जो है वो सर चढ़ के बोलेगा। तो देर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि हम जो है नैरेटिव वॉरफेयर में फेल हो गए, हार गए। ठीक है, और पाकिस्तान ने तो, अफरीदी वगैरह ने तो जुलूस वुलूस भी निकाल दिया, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ था कि हम जीत गए। ठीक है, तो वो हमेशा से होता रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है पाकिस्तान का इस तरीके का रिएक्शन। बट मेन थिंग इज़ कि अभी आर्मी में और जो है एक पीआर सेक्शन अभी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, और एडीजीपीआई का भी एक हैंडल है, जो कि ऑलरेडी एक्चुअल फैक्चुअल डाटा सोशल मीडिया पे, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल वर्जन है, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स सोशल मीडिया पे देता है। तो इस तरह के जब भी कभी इंसिडेंट होती हैं, तो जब भी आपको कोई नैरेटिव परोसा जा रहा है, तो आप लोग जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैंडल्स हैं उसको फॉलो करें, उसको माने, क्योंकि उसमें जो न्यूज़ होती है ऑथेंटिक होती है और बहुत सोच समझ के डाली जाती है, और उसमें कहीं आपको अफवाह या फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी। तो यू शुड ट्राई एंड टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। यस, पाकिस्तान में या चाइना में हमारे अगेंस्ट में जो सोशल वो चल रहा है, दे आर फार फार अहेड विद अस ऑन दिस एस्पेक्ट्स। साइबर उसमें चाइना इज़ वेरी वेरी फार अहेड एज कम्पेयर टू इंडिया और इवन यूएस। ठीक है, तो ये इस वॉरफेयर में यस वी आर वेरी बिहाइंड, बट
यदि एज 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 ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया वी अंडरस्टैंड कि डाटा हमको कहाँ से लेना है, किस पे बिलीव करना है, तो सोशल मीडिया के हर पोस्ट जो है दे आर नॉट ऑथेंटिक, जैसा कि आप जानते हैं। तो इंक्लूडिंग वॉरफेयर में भी जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है या तो आपको समझना है, उसका डिफ्रेंशिएट करना है, अफवाह क्या है और सच्ची बातें क्या हैं। सर ये सही बात है कि जो इंडिया को 2 फ्रंट नहीं 2.5 फ्रंट पे लड़ना है, और आपने बताया कि 2 फ्रंट्स के लिए तो हमारी आर्मी सक्षम है और मतलब इंडियन फोर्सेस, और 0.5 फ्रंट जो है सो खुद हमको सिटीजन ऑफ इंडिया को लड़ना है। इसमें जो सर सबसे बड़ी विकृति जो मैंने देखा है, अनुभव किया अपने जीवन में, कि हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे अगर याद होगा कि जब 1962 का, तो उस समय तक हम लोग पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उसका जो ऐतिहासिक फैक्ट जब देखते हैं कि जब चाइना इंडिया पे अटैक करता जो बातें हुई, तो हमारी जो लेफ्ट पार्टीज थी, लेफ्ट थॉट्स को सपोर्ट करते हुए जो पार्टी थे, CPI CPIM जो भी रहा होगा, उसके करता धरता ये कहे कि हम चाइनीज जो सोल्जर्स हैं जो जिनकी कैजुअलिटी, उनको मैं ब्लड दूंगा, हम इंडियन सोल्जर्स को ब्लड हम नहीं देंगे। इंडियन सिटीजन ये कह रहा है। इस तरह की वाकया हुई। और फिर जम्मू एंड कश्मीर की जो घटनाएं हुई, किस तरह से जो है सो उनके आतंकवादी आते थे और हमारे जनता जो गुमराह थे वो सपोर्ट करने लगते थे, चाहे पैसे के लिए या पॉलिटिकल थॉट्स को लेकर के। उससे भी बड़ी बात, जो अब पॉलिटिकल जो बड़ी पार्टियां हैं उनके जो कुछ नेताओं की जो भाषा हो रही है, ऐसी भाषा हो रही है कि जिसके ताकत पे मतलब जैसे पाकिस्तान ये वर्ल्ड को मतलब यूनाइटेड नेशंस जाके कहता है कि देखिए मतलब इस तरह से बताया गया है, इंडिया के लीडर द्वारा बताया गया है। ये जो 0.5 में जो आता है सर, उसको हम किस तरह से न्यूट्रलाइज करेंगे सर? किस किस लेवल पे हमको न्यूट्रलाइज करने की आवश्यकता है, जो हम सिटीजन ऑफ इंडिया को करना पड़ेगा? इसके लिए कुछ आप इंसाइट दीजिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मेरा लिखा हुआ है इसमें, बाकी लेक्चर्स में बोलता हूँ। चूंकि यहाँ स्टूडेंट्स थे तो मैंने अवॉइड कर दिया, स्किप कर दिया। अब सर ने क्वेश्चन पूछ लिया है तो मैं इसके ऊपर मैं बोलता हूँ। देखिए, अभी मैंने एक टॉपिक टेररिज्म के ऊपर बोला था, शुरू में ही बोला था कि जैसे टेररिज्म होता है उसका एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है? तो वैसे ही रिलीजन जो होता है ना, रिलीजन का अगर कोई ऑब्जेक्टिव है कन्वर्जन, चाहे कोई भी रिलीजन, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी रिलीजन हो जिसका ऑब्जेक्टिव है कन्वर्जन, तो दैट इज़ नॉट ए रिलीजन, दैट इज़ ए पॉलिटिकल एजेंडा। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। अब आपके सारे क्वेश्चंस को अगर थोड़ा आप ध्यान से, जो सर ने पूछा था क्वेश्चन, पूरी बड़ी पिक्चर को आप इस फ्रेमवर्क से या इस चश्मे से देखने की कोशिश करेंगे, यू विल गेट द आंसर। और मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता ही देता हूँ कि जैसे 62 के बाद या अभी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बालाकोट स्ट्राइक हुई, तो हमारे यहाँ ऑपोजिशंस या कई लोग थे जिन्होंने मतलब उसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये हुआ ही नहीं है, ये हुआ कैसे, प्रूफ कहाँ है? आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं, कैमरा लगा के जाएंगे आप वहाँ पे कि मैंने क्या किया क्या नहीं, और वो जो बताना है मेरे को, प्रूव करना है किसको? मेरे को अपने जिस सुपीरियर कमांडर को रिपोर्ट करना है, ठीक है? और वो मेरे सुपीरियर के सुपीरियर कमांडर या चीफ, वो उनको सोचना है कि क्या चीज़ें मेरे को पब्लिक डोमेन में बतानी है और क्या चीज़ें नहीं बतानी है। हमने कई ऐसे ऐसे ऑपरेशंस किए हैं जिसके बारे में मैंने आज तक ज़िंदगी में सिविल लाइफ में किसी को नहीं बताया, ना कभी बताऊंगा। ऑल्दो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन अस नाउ, बट ये चीज़ एक जनरल एक माना जाता है, प्रोटोकॉल माना जाता है कि एथिक्स में, कि हमने क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, ठीक है? उसके बारे में हम कहीं बाहर बात नहीं करते। हमको पहली बात तो अथॉरिटी ही नहीं है, यदि बात करनी होगी तो उसके लिए PR ऑफिसर्स हैं, उसके ऊपर एक पूरी टीम है, हर डिपार्टमेंट में होती है, वो स्पोक्समैन होते हैं, वो मीडिया को बताते हैं जो ऑफिशियल उनका वर्जन होता है। तो अब इस चीज़ में देखिए, आपको समझने वाली बात है 0.5 वॉर में। सबसे पहले जैसे मैंने बहुत छोटा सा टच किया था कि आपको उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? आइडेंटिफाई करना है, उनको बाइकआउट करना है, उनके ऊपर नज़र रखनी है, कुछ भी गलत दिखता है उसको रिपोर्ट करना है, ठीक है? और ये जो मैंने आपको बताया कि जो एक रिलीजियस एंगल है, ये रिलीजियस एंगल कुछ नहीं है, इट इज़ ए पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, ठीक है? अब इसको आप पॉलिटिक्स से भी जोड़ के देखिए रिलीजन को, तो पॉलिटिक्स है क्या? डेमोक्रेसी, या तो आप ऑटोक्रेसी रख लीजिए चाइना की तरह, इट इज़ वर्किंग वेरी वेल, ठीक है? इट इज़ वर्किंग वेरी वेल देयर,
और अमेरिका से बेटर काम कर रहे हैं वो। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? आप में से जितने लोग मेरे को वोट देंगे तो उसके लिए मैं आपको कुछ भी दे सकता हूँ। ये है डेमोक्रेसी, ठीक है। अब यदि आप में से किसी एक खास धर्म के लोग ज़्यादा हैं या जल्दी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं आपको अपीस करने की कोशिश करूंगा, आपके लिए मैं वक्फ बोर्ड बनाऊंगा, आपके लिए मैं दुनिया भर की चीज़ें करूंगा जिससे कि आप खुश हो जाइए मेरे से, मेरे को वोट दीजिए। और यही पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यही सिंपथाइजर्स हैं जो आप ऊपर से देखिए तो अर्बन नेक्सल्स तक, पॉलिटिकल में, ब्यूरोक्रेसी में, सिविल लाइफ में, लॉयर्स में। भाई आज आप देखिए कि बड़े बड़े डिसीजंस हैं जुडिशरी में पेंडिंग हैं, लेकिन एक टेररिस्ट के लिए रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है। दिस इज ए वेरी क्लियर कट एग्जाम्पल कि कितना गहरा नेक्सस है। अभी कौन सी एक मूवी आई थी जिसमें कहा गया था कि ठीक है सरकार आपकी होगी, सिस्टम तो हमारा है। हाँ हाँ, एक एक पिक्चर थी, अब डायलॉग याद है। हाँ, ताशकंद फाइल्स। तो ये लेवल है। और आज की डेट में हम बहुत अच्छा है कि हमारे यहाँ तो बॉलीवुड भी इस तरीके की मूवीज़ बना रहे हैं, ठीक है। कश्मीर फाइल्स आई, अभी बंगाल फाइल्स आ रही है। आप देखिए उसमें आपको इसका जवाब मिलेगा। कई चीज़ें जो हैं नॉर्मल सोशल मीडिया पे भी नहीं आती हैं, पेपर में भी नहीं आती है, और हमारे जैसे लोग भी उससे थोड़ा कोशिश करते हैं अवॉइड करने को, उस टॉपिक को थोड़ा सा छू के छोड़ देते हैं कि यू गो एंड एक्सप्लोर। अब एज ए टीचर या एज ए हमारा काम होता है एक चिंगारी लगाना, ठीक है। उसके बाद आप जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, सर्च कीजिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल। हमारे ज़माने में नहीं होता था, लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, आजकल सब आपको अवेलेबल है। सर सर एक क्वेश्चन है 2 पार्ट में। जी जी सर। पहला तो ये कि जो आपने बोला कि नरेटिव गढ़े जा रहे हैं, तो ये नरेटिव तो पहले से गढ़े जा रहे हैं कि 71 में क्या हुआ था, हम 54 सैनिक हम वापस क्यों नहीं ले पाए अपने, जो पाकिस्तान ने कैप्चर किया तो हमने 15,000 छोड़ दिए, जी उस पर कोई जवाब नहीं देता। दूसरा, गौरव गोगोई की वाइफ अगर पाकिस्तान के लिए काम करती हैं, पेड एम्प्लॉय हैं, तो उसके लिए कोई सवाल नहीं होता। तीसरा, ये जो अभी नैरेटिव चल रहा, बहुत छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी 2 दिन पहले धर्मांतरण के केस में दुर्ग में 2 नन्स गिरफ्तार हुई, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। बॉम्बे के ग्रुप में जहाँ मैं हूँ, क्योंकि मैं पूरी लाइफ में बॉम्बे में रहा, बॉम्बे के ग्रुप में लगातार मैं पोस्ट देखते जा रहा था कि अन्याय हुआ, ये हुआ, वो हुआ। विद इन 2 days दे गॉट बेल, उनको बेल मिल गई। और अब जो नरेटिव चल रहा है, जो कोर्ट ने बोला दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट नरेटिव जो बताया जा रहा है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ये जो नरेटिव वॉर है ये चल रहा है और दिखता भी है, वो अश्वत्थामा मारा गया जैसा नरेटिव वॉर है। वो हाथी था या द्रोणाचार्य का लड़का था, दैट इज द गोइंग ऑन, दैट नरेटिव इज गोइंग ऑन सिंस महाभारत टाइम। नाउ हमारा यूथ पढ़ता लिखता नहीं है, हमारा यूथ हमारे इतिहास और हमारे जो ग्रंथ है उससे सीखता नहीं है। और आज का भी जो यूथ है वो अपनी जद्दोजहद में इतना लगा हुआ है कि उसको कोई लेना देना नहीं है शायद कि मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे आसपास क्या चल रहा है, ये जिहाद क्या चल रहा है या ये कन्वर्शन क्या चल रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि यूथ जो अभी बैठा है यहाँ पे, या यूथ जो आपको सुन रहा है, उसको क्या करना चाहिए? थैंक यू सर, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन सर का। देखिए हमारा जो सर का जो क्वेश्चन था कि जो हमारे यूथ हैं, जैसे हम भी कभी आपके जैसे यूथ थे, तो दैट टाइम मैं नहीं कहूँगा कि हम भी बहुत नैरेटिव समझ रहे थे, ठीक है। हमारे टाइम पे वो पिक्चर आई थी महात्मा गांधी जी के ऊपर, बहुत अच्छी लगी थी, ही वॉज अवर आइडल। अब नहीं है, ठीक है। तो आपके जरा जब मैं स्कूल में था तो यस आई लाइक दैट मूवी, वो पूरी कहानी सुनी, बड़ा अच्छा लगा कि यस दम है या हिंसा में, तो इसमें था नैरेटिव मेरे उसमें। तो अहिंसा परमो धर्म हमको सिखा दिया, लेकिन उसकी नेक्स्ट लाइन छुपा दिया कि धर्म हिंसा तथैव च, तो धर्म के लिए हिंसा करना। अर्जुन को खड़ा करके कृष्ण ने बोला कि युद्ध कर, ठीक है। फिर डिसीजन छोड़ दिया उनके ऊपर, करना है तो कर, नहीं करना तो भी आई नो द रिजल्ट। बट ये जो हमारा इतिहास था ये हम सब भूले हुए थे, मैं भी भूला हुआ था। तो ये अब ऐसा नहीं है कि आज के यूथ आप हैं या कभी मैं था, तो उसका कारण क्या होता है कि वी डोंट नो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो चमक रहा है ना वो सोना नहीं है, ये हम नहीं समझ पाते हैं। हमको वेस्टर्न कल्चर, पिज़्ज़ा, बर्गर, ठीक है,
और उनकी तरह से ड्रेस सेंस, उनकी तरह से इंग्लिश बोलना, इसमें ज़्यादा अपने आप को हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं रादर देन कि अपने संस्कृति की हम बात कर लें, अपने वेदों की बात कर लें। आप यदि इसको ज़रा सर्च करेंगे तो आपके जितने भी नोबेल प्राइजेस मिले हुए हैं साइंस के टॉपिक्स में, वो आपके शास्त्रों में, वेदों में कहीं ना कहीं किसी पंडित ने पहले ही बना रखी थी, चाहे पाइथागोरस थ्योरम हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, लेकिन वी डोंट नो अबाउट इट। वो आज सोशल मीडिया है तो थोड़ा बहुत आप जानना शुरू किए हैं, अदरवाइज़ कोई एक विद्वान प्रोफेसर शायद इस चीज़ों को जानता, बताता और आप लोग को इसके बारे में अवगत कराता। लेकिन आज की डेट में आपके इस यूथ के साथ में सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास में जो भी जानकारी आपको ढूंढनी है, मान लीजिए आज हमने एक चिंगारी बना दी, एक क्वेश्चन मार्क लगा के आपको छोड़ दिया, तो यू कैन फाइंड द आंसर्स योरसेल्फ। कहीं आपको लगे कि कोई चीज़ जो है कहीं गलत हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जैन सर, तो कहीं पे भी आपको लगे कि कोई चीज़ इंफॉर्मेशन आपको जो थोड़ी सी, आज यदि हम लोग ने थोड़ी सी भी चिंगारी आपके अंदर जलाई है तो उसके ऊपर आप रिसर्च कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है। और इसमें यदि आप रिसर्च कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए इसको, आपको सब समझ में आएगा। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया। गूगल पे आप सर्च करेंगे, प्रॉपर प्रॉम्प्ट आप दे करके सर्च करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है। और इसमें जितना आप सर्च करते जाएंगे, जितना आप अंदर जाते जाएंगे, जितना अपने शिक्षकों से, मैं तो अभी आधे घंटे 15 मिनट में चला जाऊँगा, आपके शिक्षक हैं जिनसे आप डेली इंटरेक्ट कर रहे हैं, डेली आप मिल रहे हैं, ठीक है, आप उनसे पूछिए, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, वो आपको बताएंगे, एक एक क्वेश्चंस के ऊपर आंसर्स देंगे, बताएंगे आपको कि जवाब कहाँ मिलेगा, आपकी लाइब्रेरी में या किस बुक्स में मिलेगा। आप उसको देखिए, समझिए, तब आपके जो है ज्ञान के चक्षु खुलेंगे, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि यस, जो हमारी इतनी बातें हो रही थी ये सिर्फ ऑफ सिंदूर तक सीमित नहीं है, ये हमारे पूरे देश, हमारी पूरी सभ्यता से रिलेटेड है, ये हमारे फ्यूचर से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आप इन चीज़ों पे जागरूक नहीं हुए, इन चीज़ों के ऊपर एक्शन नहीं हुआ, ठीक है, तो आपकी पूरी की पूरी सभ्यता अगले 15-20 साल में डेमोक्रेसी में कोई और कौम यदि आगे बढ़ जाती है तो लंदन, यूरोप पूरा ख़त्म हो चुका है, इट इज़ गॉन, ख़त्म, ठीक है। वहाँ का जिहाद जो है इट इज़ ऑन द सक्सेस स्टेज। वहाँ पे वहाँ के लोकल्स नहीं जीत पाते, ये लोग मेयर बनते हैं, ये लोग कल की डेट में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बनेंगे, दे विल मेक द पॉलिसीज। जी सर, 17 मेयर्स सर बता रहे हैं, वहाँ 17 मेयर्स आज की तारीख में है, ठीक है। तो ये कल की डेट में आपके यहाँ हो सकता है। और आज जो ये तुष्टिकरण वाला जो पॉलिसी है, कोई एक अपोजिशन पार्टी अगर एक लैंग्वेज बोल रही है तो क्यों बोल रही है, वो भी आप समझिए, क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस को, क्यों वो जाके चाइना से MOU करके आते हैं, ठीक है, और क्यों वो आकर के हमको बताते हैं, जैसे अभी हमारे विदेश मंत्री का एक मैं बयान देख रहा था कि आप हमको बता रहे हैं कि चाइना पास आ गया पाकिस्तान से, हमको मालूम है, हम डील कर रहे हैं उनसे, ठीक है। एक उनका भी बयान चल रहा है कि तो आप जो है 70s में क्या हुआ, 62 में क्या हुआ, वो हिस्ट्री क्लास में सो रहे थे क्या आप? तो तब भी तो आ रहे थे। तो अभी जो आज हम बैठे हैं तो हम डील कर रहे हैं, कल कोई बैठेगा वो डील करेगा, लेकिन वो जो कौन बैठा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज अच्छे लोग बैठे हैं तो आप सुरक्षित हैं, कल अच्छे लोग नहीं होंगे तो फिर मैं भी आर्मी में था, हम बॉर्डर तक गए, बिना लड़े, बिना डैमेज किए वापस आए। 6-6 महीने रेगिस्तान में जीप के ऊपर सोना और दिन में जीप के नीचे सोना, वो दिन हमने काटे हैं 6 महीने रेगिस्तान में, गर्मियों में, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी बिना लड़ाई किए हम वापस आए, पूरी फौज ऐसे इस कंडीशंस में रह करके हम तो तैयार थे जाने को, आदेश नहीं मिला, आदेश नहीं मिलने के कारण थे। तो लीडरशिप जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनका विजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो समझने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और एनी क्वेश्चंस? आप स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन नहीं आया? या सर, हम लोग को जैसे एग्जाम में हमेशा सर लोग भी यही बोलते हैं कि पर्टिकुलर एक पार्टी के ऊपर वो ना होना चाहिए, जैसे बिल्कुल कि नहीं, पर्टिकुलर एक पार्टी को ही गेन करे, उसी के बारे में ज्यादा बोले और एक को वो करे, डिफेंड करे। बिल्कुल सही बोलते हैं सर। इन कहीं ना कहीं अभी मैं सुन रहा हूँ वो ऐसी लग रहा है कि पर्टिकुलर एक समय को ही अच्छा सा सोच रहे हैं और एक समय को थोड़ा गलत सोच रहे हैं, यानी कि उस टाइम सही नहीं हुआ था पॉलिटिकल लीडर के कारण या कुछ ऐसे कुछ कारणों से, पॉलिटिकल कारणों से, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं इतने दिनों से जो ऑपरेशन सिंदूर से जो खबर सुनता था या जो भी सुनता था, ये तो उसमें कहीं ना कहीं धर्म को ही बार बार रिपीट किया जाता था। तो वो जो हुआ वो तो अलग एक है, जो ऑपरेशन सिंदूर वहाँ जो हुआ, जो भी कारण था वो अलग ही है, लेकिन जो
इधर पूरे देश में जो एक आप जैसे बोल रहे थे कि एक हिंदू कम हो रहे हैं, ये सब की भावनाएं बढ़ाई जा रही है, वो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रहे हैं। हाँ श्योर सर। ठीक ठीक है, आप बैठ जाइए। तो वो क्वेश्चन आपका सही समझ गया मैं, बहुत वो बढ़िया। सही है कि नहीं, और हम लोग को क्या पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, ये पूछ रहा हूँ मैं सर। ठीक ठीक है, बैठिए आप, मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। देखिए ये पहला क्वेश्चन आपका मैं आंसर कर दूं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहली बात, वी हैव टू बी न्यूट्रल पॉलिटिकली। ठीक है, आज जब तक मैंने नौकरी करी तो मैं पॉलिटिकली न्यूट्रल था। तो मैंने कभी किसी को, उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर या मुलायम सिंह यादव जी भी होते थे, अब खैर वो कहानी नहीं बताता मैं। तो दैट टाइम आई वाज पॉलिटिकली न्यूट्रल। जो मेरे को ऑर्डर मिलते थे, माय इमीडिएट बॉस वाज माय बॉस। ठीक है, उससे ऊपर का बॉस का मेरे ऊपर कमांड भी नहीं था। माय इमीडिएट बॉस यूज्ड टू गिव मी ऑर्डर्स एंड आई वाज बाउंड टू डू वॉट एवर इट थिंग्स टू बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटीज़। और पॉलिटिकली फौज जो है बिल्कुल ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन सिविल में आपको मिल जाएंगे, वहाँ पॉलिटिकली मोटिवेटेड या पॉलिटिकली अलायंसेज आप रख सकते हैं, फौज में नहीं रख सकते। ठीक है, वो बिल्कुल क्लियर डायरेक्टिव्स हैं। तो जब आप पॉलिटिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो यू हैव टू हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड कि जब भी आप कभी बात करें तो यू कैन नॉट बी शोइंग योर पॉलिटिकल, जो पर्सनल है वो आपकी। ठीक है, वो राइट्स को मिली है, 18 साल के ऊपर है, वोट डालिए, जिसको डालना है डालिए, देयर इज़ नो प्रेशर। ठीक है, बट वो सोच समझ के डालिए, बस इतना ही कहा जाता है हर बार। तो अब आप वहाँ पे जाकर के इंटरव्यू के टाइम पे यदि पॉलिटिकल एंगल के ऊपर है तो बहुत डिप्लोमेटिकली आपको आंसर करना पड़ेगा। अगर आप वो कर पाते हैं तो डेफिनेट है कि आप सेलेक्ट होंगे, नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेट है कि आप नहीं सेलेक्ट होंगे। ये भी सही है, जो सर लोग बताते हैं बिल्कुल सही बताते हैं। अब ये सब चीज़ों के बाद हिंदू मुस्लिम ये वो किया गया। भाई ये बताइए मेरे को, शुरुआत किसने की? भाई हिंदू गए थे अफगानिस्तान, हिंदू गए थे उनको बुलाने कि आओ नालंदा यूनिवर्सिटी जला दो, हिंदू गए थे कि हमारे जो है इतनी रानियों को जौहर करा दो। शुरुआत वहाँ से है, आप देखिए। और इसमें आप यदि पूरा इतिहास, आप तो इतिहास के स्टूडेंट हैं, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, बायोलॉजी का, यदि आप देखेंगे हम तो ये जो शुरुआत हुई है इस्लामिक एक्सपेंशन की, आप उसको एक धर्म के तरीके से मत देखिए। फिर मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, उसको आप इस एक पॉलिटिकल एजेंडा की तरह से देखिए कि जो कन्वर्जन करा रहा है, चाहे कोई भी धर्म हो। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ, दुर्ग में अभी बता रहे थे कुछ और नल्स पकड़े गए हैं, वो भी क्यों कर रहे हैं? क्यों जरूरत है भाई? आप जाते हैं, मैं जाता हूँ, कोई जाता है कि चलो तुम ये बन जाओ, करता है हमारे यहाँ कोई? नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो नदी नाले पेड़ पौधे सबको हम पूज लेते हैं। अब आध्यात्मिक की तरफ चला जा रहा हूँ मैं, बट ये पॉलिटिकल एजेंडा है। हम तो नहीं बोल रहे ना भाई आप आइए मेरे को ज्वाइन कीजिए, मेरी पार्टी जिंदाबाद, हमने तो नहीं बोला, या मेरा धर्म जिंदाबाद, हमने तो कभी नहीं बोला। तो ये बाकी जो कर रहे हैं वो पॉलिटिकल एजेंडा है। ये बेसिक डिफरेंस आप समझ जाइए ना, ये नैरेटिव आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा सर। सर इसमें दो चीज़ें अगर आप थोड़ा सा क्लैरिफाई कर पाएं बच्चों को तो ज़्यादा इनको सर समझ सर में इफ आएगा। यू टेक दिस आई विल बी ग्लैड। No, no. I mean, you only deliver this. Sir. One is why are we not able to implement CA and NRC? Number one, what are the reasons? Second is Bihar election is going to come, right? What they have found, election commission को मान लीजिए 100 वोटर्स हैं, तो उस जगह पे इलेक्शन कमीशन को 120 वोटर आईडी मिली है। ये जो डेमोग्राफी चेंज है, ये नेपाल से लेके जो बिहार तक हुई है, राइट इस बारे में अगर आप थोड़ा बच्चों को बता पाएं, बिकॉज दीज आर ऑल फैक्ट बेस्ड एंड इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट देयर फ्यूचर इफ दे टॉक फैक्ट्स। आई मीन दिस इज समथिंग विच इज जनरल नॉलेज as why election commission is hell-bent on implementing SIR. What is SIR? Why SIR is getting implemented in Bihar and it will be replicated all across the country? Right. I think this is very appropriate thing to communicate so that they are aware what is going on in the country. राइट सर, ठीक है। सर ने बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है जो आपके क्वेश्चंस के ऊपर मैं आंसर कर रहा था कि अभी जैसे बिहार इलेक्शंस के ऊपर आप देख रहे होंगे कि बिहार इलेक्शन क्या पूरे इंडिया में आप देखिए हर जगह पे रोहिंग्या जो वहाँ से भगाए गए बांग्लादेश से इनको किसने भगाया? बुद्धिस्ट लोगों ने। आज जब युद्ध रुका था तो वो मोदी जी ने कहा था कि आज युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है। अब वो बुद्ध लोगों ने इनको भगाया है जो कि पीसफुल पीपल हैं। तो कोई कारण रहे होंगे,
और वो हमारे देश में नहीं हुआ है, किसी दूसरे देश की बात कर रहा हूँ। तो दिस पीपल हैव बीन एग्रेसिव, दे हैव बीन एग्रेसिव इन, दे हैव बीन वायलेंट, दे हैव बीन मल्टीप्लाइंग लाइक एनीथिंग। और वहाँ से उनको यदि मार के भगाया और यहाँ पूरे देश में उनको जगह दी जा रही है, पनाह दी जा रही है। आप इवन रायपुर तक की आ चुके हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ बिहार की बात करें तो वहाँ इलेक्शन कमीशन ने एक वो बताया कि आपका पुराना रिकॉर्ड देखा जाएगा और उसके हिसाब से यदि आप इतने साल से आपके बाप दादा यहाँ हैं तो हम मानेंगे कि आप प्रॉपर वोटर हैं, अदरवाइज आप प्रॉपर वोटर नहीं है। आप आए कहाँ से, आपका लिनिएज तो आपको मालूम होगा। अब फ्रैंकली अगर बात की जाए कि अगर लोकल कोई है उसकी 3 या 4 पोस्टें आप पीछे चले जाएं तो कोई रामलाल या श्यामलाल ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो बट वो दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। अब इसमें यदि हम वो कर रहे हैं तो ये करने का, इनको वोटर लिस्ट से हटाने का रीज़न क्या है? इनको हटाने का रीज़न ये है कि इफ़ यू लेट देम डोमिनेट, इस तरह से इन्फिल्ट्रेट करके, जब मैं सर्व कर रहा था, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट पड़ता है त्रिपुरा में, ठीक है, दैट इज़ एडजॉइनिंग बांग्लादेश, ठीक है। ये पॉपुलेशन इन्वर्जन का एक प्रेजेंटेशन मैंने ब्रिगेड हेडक्वार्टर में लिया था। उसमें जो हमारी जो एकदम गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स हमने उठाए थे कि कितनी पॉपुलेशन थी, उसको ग्रीन एंड पाई चार्ट में हमने डिफाइन किया था, ग्रीन एंड रेड। बाकी यू कैन अंडरस्टैंड क्या था वो, ठीक है। इट वाज ए टोटल पॉपुलेशन इन्वर्जन कि आज जो 20% थे वो 80% हैं। इज इट पॉसिबल इन दैट? कितना आप मल्टीप्लाई कर लेंगे? इट वॉज बिकॉज ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, अंडरस्टूड। और वो इन्फिल्ट्रेशन जो मैं करीमगंज डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, 2002 की बात कर रहा हूँ, आज आप 25 में बैठे हैं। इट हैज़ हैपेंड अक्रॉस इंडिया, इट हैज़ हैपेंड नॉट हियर, इट हैज़ हैपेंड अक्रॉस इंडिया। आपके जितने रेलवे ट्रैक के बगल में है ये बैठे हुए हैं वंदे भारत पे पत्थर मार रहे हैं, ठीक है। इवन डंडे लेकर के वो आपको, यदि आप गेट के ऊपर बैठे हैं तो डंडे लेकर के आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं। दे आर डेड बेंड टू हार्म यू। सोशल मीडिया इज़ द प्रूफ, आप जाइए ढूंढ लीजिए, ठीक है। वो दिखता होगा आपको, ऐसा नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे नहीं जाते हैं या आपने ऐसा कुछ नहीं देखा है, यू नो एवरीथिंग, ठीक है। और ये जो अभी बिहार का सर ने बोला है कि ये एग्जाम्पल देने के लिए कि इसमें यदि हम इनको एलिमिनेट कर सकें, सारी गवर्नमेंट की जो सुविधाएं ये लेते हैं आप में और हम में, तो आपको को तो मालूम भी नहीं होगा कि गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम आज के युवाओं के लिए है। बहुत स्कीम है, चाहे स्पोर्ट्स में है, चाहे स्टडीज़ में है। गवर्नमेंट इज़ डूइंग सो मच सो मच सो मच फॉर एवरीवन, हर सेक्टर के लिए। इट इज़ नॉट कि डिफेंस सेक्टर में उनका इन्वेस्टमेंट है, आपके लिए, यूथ डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। बट हमको मालूम ही नहीं है, इनको मालूम है सारी सुविधाएं ये लेते हैं। वोट ये देते नहीं है उस गवर्नमेंट को, ये किसको वोट देते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो ये जो नैरेटिव वॉरफेयर है और ये जो बिहार में इलेक्टोरल वो चल रहे हैं, रिफॉर्म्स चल रहे हैं, इसका प्लान है कि टोटल पूरे इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। कल ही मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक बड़ा डिप्लोमेटिक सा डिसीजन दिया है कि यदि आधार कार्ड को आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको मतलब एकदम बेस आप नहीं हटा सकते। आधार कार्ड यदि फॉर्ज किया जा सकता है तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी फॉर्ज किए जा सकते हैं, जबकि इट इज़ नॉट पॉसिबल। यदि मेरे से पूछा जाए मेरे पिताजी कौन थे, कहाँ थे, किस डिपार्टमेंट में थे या कहाँ दुकान चलाते थे, तो आई शुड बी एबल टू आंसर। उनके पिताजी कहाँ थे, एटलीस्ट वहाँ तक तो मैं बता सकता हूँ। उसके आगे के लिए मेरे को थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, बट इतना तक तो मैंने अपनी आँख से देखा है। नहीं भी देखा है तो नाम तक तो मालूम है, लोकेशन तो मालूम है, इजंट इट? तो उनको तो ट्रेस कर सकते हैं आप। लेकिन एक आधार कार्ड जिसका बना हुआ है, फॉर एग्जांपल मेरा ही बना हुआ है, और मैं अपने पीछे कुछ ट्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो हाउ विल आई प्रूव कि आई एम बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ और इंडिया? देयर हैज़ टू बी सम रिकॉर्ड, इजंट इट? एग्जामिनेशन आप देने जाते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगते हैं कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, उसके 3 या 4 गाइडलाइंस हैं आपके, ठीक है, तब आपको माना जाता है कि आप किसी एग्जामिनेशन के लिए काबिल हैं या छत्तीसगढ़ में आपको पीएससी में या कोई और एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल हैं, अंडरस्टूड? तो ये इलेक्टोरल के लिए अब इसमें सुप्रीम कोर्ट, अब यही समझने वाली बात है। अब सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन करते हैं और नैरेटिव समझने की कोशिश करते हैं तो आपको उनको भी क्वेश्चन करना पड़ेगा विथ यूजिंग योर लॉजिक कि ये जो चीज़ हो रही थी, ये जो नियम बना था कितना क्लियर था, और उसके बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे रहा है क्या ये सही है? आंट दे करप्ट, आंट दे रॉन्ग? आप क्वेश्चन कीजिए। मैं गलती करता हूँ, मेरे को क्वेश्चन कीजिए। जो 0.5 की लड़ाई है ये ऐसे ही लड़ी जाती है, और यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो फिर आप मेरी बात सुनिए, आप समझिए उसको।
कि जिधर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, उस तरफ देखना तो शुरू कीजिए, चलना तो बात की बात है। देखिए तो आप, अब आप देखिए उसको, तो आपको बहुत गहराई तक, बहुत दूर तक आपको लेके जाएगा। और यही आज की डेट में जो हमारा प्रयास है, सबका प्रयास है, कि एटलीस्ट आपको हम जागरूक करें उस एरिया की तरफ, आपको गाइड करें कि आप उधर देखना तो शुरू कीजिए। ठीक है, यदि आप देखना शुरू करेंगे जैसे मैंने शुरू किया, तो अब उसका एंड नहीं है। ज्ञान यदि आप लेने आते हैं, यहाँ बैठते हैं, पढ़ते हैं, तो वो एक शुरुआत है। सर तो आपको कुछ बता देते हैं, ठीक है, उसके बाद आपकी जिज्ञासा बढ़ती है, आपको और अच्छा अचीव करना है, एसडीएम बन के खुश नहीं है, डीएम बनना है, तो आप उसमें और घुसते जाते हैं, और पढ़ते जाते हैं, और अपना ज्ञान लेते हैं, और लोगों से मिलते हैं। आईएएस ऑफिसर कोई मिल गया, उनके घर चले जाएंगे, सर बताइए कैसे करना है कि नहीं? कोई रिलेशन में मिल जाए आपको जो तैयारी कर रहा है, आप उसके पास चले जाएंगे, सर बताइए कैसे करना है। तो ये हमारा जो इंटेंशन है, आपको डायरेक्शन दिखाने का है। और जो बेसिक छोटी मोटी चीज़ें आपको बताई गई हैं, इसके ऊपर आप डिटेल में जाएंगे, खुद जा सकते हैं, खुद समझ सकते हैं। ठीक है, आप जी सर, थैंक यू। अच्छा, एट द एंड मैं लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग जितनी भी तैयारियां कर रहे हैं, अगर आप सीडीएस एग्जामिनेशन की तैयारियां करना चाहते हैं, तो अभी हमारा कोर्स लॉन्च होने वाला है ऑनलाइन। मैं आप लोग के लिए यहाँ पे शुरू करा दूंगा सर से बात करके। सीडीएस हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, एनडीए हो गया, तो या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू का, वो कोर्सेज हमारे यहाँ अभी चलने वाले हैं। 15 अगस्त या उसके बाद से शुरू होंगे। तो कुछ टाइम फ्रेम यदि आप लोग के सूट करें, उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको अवेलेबल करा सकता हूँ। तो इसमें क्या है कि क्लास 1 ऑफिसर बनने का मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका है 11th के बाद एनडीए, और ग्रेजुएशन अपीयरिंग या ग्रेजुएट्स के लिए सीडीएस, और गर्ल्स के लिए भी आज की डेट में एनडीए भी ओपन हो गया है, सैनिक स्कूल भी ओपन हो गए हैं। ठीक है, आपका सीडीएस तो पहले से ही ओपन था, तो इसमें आप लोग जा सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्लास 1 ऑफिसर बनने की। ठीक है, यूनिफॉर्म पहनने की। ठीक है, देश की सेवा तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि देश की सेवा सब करते हैं। एक परसेप्शन है कि फौज वाले जो है देश की सेवा करते हैं, पर एक्चुअली सब कर रहे हैं देश की सेवा। जो भी देशभक्त हैं, एवरीवन इज वर्किंग फॉर इट। बट ये एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा जॉब नहीं सर, इट इज़ द फैक्ट। इट इज़ द फैक्ट सर, क्योंकि इंटरव्यू में भी यूजुअली यही जो होता है ना, जो लोग बोलते हैं कि मैं देश की सेवा करने आया हूँ, तो यूजुअली ठीक है। और एनी अदर क्वेश्चंस फॉर एनीवन? थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आज हमारे सामने मेजर साहब ने जो बातें बताई है ना, और कई बार हम लोगों को आज देख के कई बार हम लोग जब बात करते हैं, और आज के दिन में जो खासकर राकेश दर्शन ने भी जैसा पूछा, ऐसा लगता है कि हम लोग अब सांप्रदायिकता या ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, ध्रुवीकरण हो रहा समाज का, है ना, जबकि सही मायने में ऐसा नहीं है। और वास्तव में मैं इसलिए भी गिरीश साहब सर का बहुत बहुत मैंने ये करूँगा, आभार व्यक्त करूँगा कि लोग बोलते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, लेकिन एक आदमी कैसे समाज में बदलाव ला सकता है, मैंने उनके माध्यम से देखा। उन्होंने अपने पिताजी की और माताजी की जयंती या पुण्यतिथि पर वो हमेशा एक प्रयास करते हैं, जो भी जहाँ भी सर्विस कर रहे हैं, जो भी उन्होंने जो भी थोड़ा जो सर्विस करके जो भी पैसा कमाया, ये जो अपने जीवन के लिए, यापन के लिए, उसको अपने ऊपर नहीं खर्च करके उसको चाहते हैं कि जैसे रायपुर उनकी मातृभूमि रही है, वो चाहते हैं कि अलग अलग क्षेत्र के लोगों को लेके आएँ और यहाँ एक सेमिनार करें, लोगों के बीच में बताएं। पिछले बार उनका जो 25 अक्टूबर का था, इसी बात पर लेकर था कि नैरेटिव्स को हम कैसे समझें। एक छोटा सा उदाहरण मैं कई बार देता हूँ कि इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में फिलिस्तीनियों को, अभी जब चल रहा उसके नहीं, उससे पहले की बात थी, उस समय वहाँ फिलिस्तीन के युवाओं को उनके मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैंने संदेश आया कि 2 युवाओं को दिखाया गया कि किस तरह देखो इजरायली सैनिक हमारे लोगों को मार रहे हैं करके। और वो जो 2 जिनको 2 युवा थे वहाँ के, जो फिलिस्तीन के जो 2 युवा थे जिनको उन लोगों ने व्हाट्सएप में भेजा था पूरे सोशल मीडिया में, फिलिस्तीन के सभी लोग उसके बाद आग बबूला हो गए थे। वो और कोई नहीं बल्कि धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन, और फिल्म शोले का सीन था लास्ट में जो है ना,
अमिताभ बच्चन मरते हुए, बस यही होता है। आज भी हमारे यहाँ यही हो रहा है कि हिंदुओं को ऐसा बोला जा रहा है कि मुसलमान मार देंगे। मुसलमान के किसी भी मुसलमान के मोबाइल में यही आपको मैसेज मिलेगा कि हिंदुओं से कैसा खतरा है। लेकिन अभी आप लोगों को मैं बताऊं कि अभी जस्ट इसमें मालेगांव जो कांड था, उसमें बम ब्लास्ट था, उसमें जो है एक मुस्लिम अधिकारी, पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने ये बोला रिटायरमेंट के बाद, सर बोले कि सर कई एथिक्स होते हैं कि हम लोग नहीं बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी, रिटायर होने के बाद भी उनको बोला गया कि उनको आरएसएस के जो चीफ हैं उनको टारगेट करने के लिए कि उनको किसी तरह फंसाया जाए करके, है ना। लेकिन देखिए वो उतना उनके पास पावर था, वो चाहते थे क्या क्या नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो हमारे देश में ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को मुस्लिम से लड़ाई है, मुस्लिम लोग हिंदू से लड़ाई है। हम लोग आपस में नहीं है, हम लोग को दिक्कत है, जैसे शंकर झा साहब ने बताया, प्रवीण साहब ने बताया, वो 0.5 वाले लोगों से। और उन्होंने जो आज सबसे अच्छी मुझे लगा, आज का पूरे क्लास का अगर निचोड़ मेजर साहब ने जो बताया हम लोगों को, वो मुझे जो बहुत अच्छा लगा। हर चीज़ को हमको पॉलिटिकल एजेंडा को समझना है, हमको बात को, है ना। आज हमको लगता है कोई मुस्लिम को कोई ज़्यादा फेवर कर रहा है, भाई उसको, उससे मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है, वो तो चाहता है बर्बाद कर दें, उनको सिर्फ चाहिए वोट और उनको अपना रोजी रोटी सेकना है, यही है। और जो आम मुस्लिम है वो इस बात को समझ नहीं पाता, उसको लगता है कि ये हमको फ़ायदा पहुंचा रहा है। उसी तरह हम हिंदू भी नहीं समझ पाते। आज ही मैं सुबह जब आ रहा था, दैनिक भास्कर का पेपर पढ़ा कि बलौदा बाजार में कचडोल इलाका है, वहाँ पर 2 लोगों की कल रात को नृशंस हत्या हो गई, भीड़ ने हत्या किया। पुलिस जो है हमारे यहाँ पर पिछले संडे के क्लास में आए हुए थे, आज से 2-4-6 महीने पहले, अभिषेक सिंह जो अभी वहाँ एडिशनल एसपी। अब पता चला पुलिस वाले वहाँ गए, पता चला गांव वाले लोग घेर लिए, पुलिस की गाड़ियों में पथराव कर रहे हैं ताकि वो जो जिन लोगों ने मर्डर किया उनको रोकने के लिए। अब बताइए समाज कैसा हो गया, है ना, कि गांव वाले जो है उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो जिन्होंने दूसरों को मारा उनको बचा रहे हैं, यानी मर्डरर्स को बचा रहे हैं। ऐसा समाज हम हो गया। क्यों? क्योंकि क्या है, हो सकता है उनका ये हो कि हमारे जात के लोग हों या हमारे लिए भले कर रहे हो, है ना। गलत तो गलत हमेशा होता है, तो इस चीज़ को हमको समझना है। आज युवाओं को जो है ना, मैं समझता हूँ कि मेजर साहब ने जो बातें की है और रायपुर की पूरी जनता के लिए जो गिरीश सर कर रहे हैं, वो वाकई में अतुलनीय है। मैं तो उनका इसीलिए फ़ैन हूँ कि जो है ना, वो हमेशा जो है कि उनके साथ कोई नहीं है, लेकिन वो अकेले दम पर अपना कर रहे हैं कि नहीं हम रायपुर के लोगों को बताएं, करें इस तरह से करके। नहीं नहीं सर, आप जितना बड़ा काम कर रहे हैं बहुत ही कम लोग करते हैं। आज हमारे बीच में एक बहुत अच्छी बात है, आप लोगों से 2-4 मिनट के लिए एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवाना चाहता हूं। आप रायपुर मूल के तेलीबांधा के निवासी हैं, अख्तर हुसैन साहब हमारे बीच में। अख्तर हुसैन साहब आप आइए यहाँ पर, आइए, यहीं आइए सब आप यहाँ पर। आप जो हैं दोनों हाथें सर की लाचार हैं, विकलांग हैं, दोनों हाथें सर की काम नहीं करती। उसके बाद भी कोरोना के बाद से, कोरोना में जब पूरा देश रुक गया था, इन्होंने पूरे भारत पूरा भ्रमण कर रहे हैं और लोगों के बीच में जागरूकता, अमन का, शांति का, रक्तदान का, जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं अख्तर हुसैन साहब, और पूरे देश भर घूम रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो आज इनको जो है हमारी युवा के बारे में भी पता चला, तो हमारे युवा के बीच में भी आए हैं। मैं पल्लवी और अनामिका से निवेदन करता हूं कि अख्तर हुसैन साहब का भी सूत का माला और शॉल से जो है ना, और श्रीफल से हम इनका सम्मानित करें कि जो ये काम कर रहे हैं, देखिए, और पूरे देश भर में घूम रहे हैं। इनको भारतीय रेल ने इनकी जो उपलब्धि को देखते हुए कि जिस तरह से काम कर रहे हैं, इनको भारतीय रेल में पूरा फ्री इनको ट्रैवल का सुविधा मुहैया करवाया कि आप जाइए और जगह जगह जाके, है ना। तो हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जो ये कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो आप लोग के बीच में आए, मैं मेजर साहब से निवेदन करता हूं कि अख्तर हुसैन साहब का शॉल से सम्मानित करें। सर आ जाए सब ऊपर, लो रे भाई। एक मिनट तो फोटोग्राफर हमारा रेडी नहीं हुआ। अरे यार, अपना नहीं है क्या देवलाल सर? एक आईफोन ले लो, मैंने गिरीश सर से।
क्या है सब, हम लोग के यहाँ पर कुछ इस तरह की सुविधा नहीं है सर, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। अच्छा जी जी जी, मैं चाहता हूँ कि पल्लवी से चाहता हूँ कि सर का जो है सूत का माला पहना के स्वागत करें। और अजय से निवेदन करता हूँ, अजय आए और आके जो है सर का श्रीफल देके सर का। और अकलीमा से निवेदन करता हूँ कि सर का जो है पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। अकलीमा आइए। और देवलाल सर से भी निवेदन है कि सर का पुष्पगुच्छ देके, 2 पुष्पगुच्छ है तो दोनों। जरूर, हाँ तुम भी दे दो सर का, बहुत अच्छा। ले लो, उनसे ले लो। हाँ नहीं ठीक है, सवाल भी ले जाओ। 2 मिनट, ज़्यादा समय न लेते हुए 2 मिनट के लिए आप बच्चों को संबोधित कर दीजिए, क्या आप कर रहे हो करके। मैं अख्तर हुसैन कुरैशी, रायपुर तेलीवाना में रहता हूँ। मेरा दोनों हाथ एक रोड एक्सीडेंट में हैंडीकैप हो गया। और 2015 में कोरोना बहुत ज़्यादा था, लोगों को बहुत ज़्यादा लापरवाही। मैं बोला क्यों ना एक राष्ट्रीय झंडा रखा हूँ मैं, और ये मैसेज देते हुए पूरे भारत का भ्रमण कर रहा हूँ। रेलवे से मेरे को हैंडीकैप पास मिला है, उसके ज़रिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ। और वहाँ पर जो है नेताओं से तो सिर्फ आश्वासन मिलता है, आम पब्लिक जो भी मदद करती है उससे मेरा घर बार चलता है, बस और कुछ नहीं। मैं युवाओं से ये करूँगा कि आप राजनीति में बिल्कुल ना आए, अपने काम से काम मतलब रखें, बस। आज के बेहतरीन कार्यक्रम के लिए मैं चाहता हूं कि गिरीश सर आए और मेजर साहब का धन्यवाद ज्ञापन के लिए 2 शब्द कहें सर। आज मैं 4 शब्द कहूँगा। मेजर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपसे मेरा परिचय 4 दिनों का है। पुष्पेंद्र ने मुझे आपका नंबर दिया और भाग्यशाली हूँ कि मैं आप तक पहुँच पाया। और मैं थैंकफुल हूँ कि आपने आपके कोर्स ऑफ़र किए। ये गरीब बच्चे हैं और काफ़ी एम्पावर्ड अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी से आते हैं, और किसी भी तरह की हेल्प इन बच्चों को जिसको कहते हैं वो गिलहरी का प्रयास जो होता है राम सेतु में, उसके जैसा है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। आपके समय के लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन तुमने जो क्वेश्चन किया था उसका थोड़ा सा मैं और एलेबरेट करता हूँ। मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि अपने ग्रंथ, जो पुराने ग्रंथ हैं, वो ज़रूर पढ़ें। आज मैं एक और बात करूँगा और फिर पुनः ये ग्रंथ पे आऊँगा। अभी अख्तर हुसैन साहब यहाँ पे आए, आप सब ने उनके पैर छुए और उनने पैर छुआए, है ना। इस्लाम में पैर नहीं छुआते, लेकिन ये आदमी इस्लाम से ऊपर है। ऐसे लोग चाहिए हमको, ये देशभक्त है। मेरा एक दोस्त है इरफानुल रहीम खान, अभी वो कमांडेंट है बालोद में 3री बटालियन का, ठीक है। मैं जब रायपुर आया और 19 या 20 तारीख को हम लोग मिले, तो वो, मैं और मेरा एक और दोस्त हमारे खेत पे गए। उसने मेरे से बात करते करते पूछा, गिरीश इंडिया छोड़ दूं क्या। मैं आपको एक बहुत साधारण सी बात बता रहा हूँ ताकि आप समझो। एक सरकारी आदमी, कमांडेंट आदमी, उसने मुझसे पूछा इंडिया छोड़ दूं क्या। मैंने उसको बोला, तू 1 नंबर का बेवकूफ़ है। ये मैंने बोला उसको। तेरे जैसा आदमी अगर ऐसी बात करेगा तो इस देश का क्या होगा। इरफान मेरा स्कूल का दोस्त है। मैंने कहा, तू बता, तूने कभी बचपन में मेरे से हिंदू या मुस्लिम किया था?
तू करता तो मैं तेरे को एक चमाट वहीं मारता, और आज भी करेगा तो आज भी मारूंगा। ना मैंने उससे की, ना उसने मुझसे की। एक हिंदुस्तानी एक दूसरे हिंदुस्तानी की बात कर रहा है। आज अगर अख्तर हुसैन साहब ने आपसे कहा कि आप राजनीति में मत आना, है ना कहीं उनको इतना दर्द है, हो सकता है इनके समाज ने इनको डंप कर दिया हो सकता है हम लोगों ने इनको डंप कर दिया हो सकता है पॉलिटिकल सिस्टम ने, इनने एक बात और की कि ये 10 जगह गए, वहां से सिर्फ इनको आश्वासन मिला। मैं छोटी छोटी सी बात पकड़ता हूं सर, है ना, मैं हमारे नेताओं का चरित्र होता है ये आश्वासन देना, बिकॉज इतनी बड़ी पॉपुलेशन, वो सबके लिए सब कुछ नहीं कर सकते। तो हमें जितना मिलता है उसमें संतोष लेके, और चूंकि हम जो कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल युवा, आज मेजर साहब से मैं बात कर रहा था और मैं बताया कि राजीव जी के प्रयास को मैंने देखा और मुझे कल्पना नहीं थी कि रायपुर में सर इस तरह का कोई आदमी जीवटता से लगा हुआ है, जहां पे सुप्त समाज 5 किलो चावल लेके आधा बेच के शराब पी के सो जाता है शाम को। ये यहां का यथार्थ था। अगर कोई आदमी यहां खड़े होकर काम कर रहा है और लगा हुआ 25 साल से ये लगे हुए हैं, इनकी अपनी बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, इनके पास वो फैंसी चीज नहीं है। लोग आते हैं, जरूर आते हैं, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने लोग भेज दीजिएगा हमारे फंक्शन में, उनको चेहरे चाहिए होते हैं भीड़ के लिए। और सहृदयता में चूंकि बच्चे सीखें, इसलिए राजीव सर उसका कॉल लेके, और देवलाल और बाकी लोग जो पदाधिकारी हैं वो लेके भेज देते हैं। लेकिन उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे जैसे लोगों की, और आज झा सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं अभिभूत हूं कि ऐसे लोग इस संस्था के साथ जुड़ रहे हैं जो आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ कर देंगे। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि कुछ ना कुछ बदलाव इस संस्था में होना चाहिए, और बदलाव तभी होगा जब हम और आप साथ में खड़े होकर कहेंगे युवा बदलेगा। और युवा के जो लोग हैं जो आज पढ़ रहे हैं, वो भी जब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेंगे कि कल कुछ बन जाते हैं, तो वो भी युवा के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि युवा आप लोगों के लिए चल रहा है, आप लोग क्या कर सकते हैं आप लोग भी सोचिए। बस इतनी बात के साथ मैं एक ही चीज कहूंगा कि ग्रंथ पढ़िए। हमारे अगर आपने वो जो अभी सिंदूर का देखा होगा, उसमें वॉरेट्स जा रहे थे और डिस्ट्रॉय कर रहे थे। महाभारत कितने लोगों ने देखी, हाथ खड़े करो। कितने लोगों ने महाभारत देखी? सबने देखी ना। वो ऐसा निकालते तीर, जुप करके मारते, वो इतनी जगह जाके डक 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 डक, ठीक है। अब इमेजिन करो कि हमारी, हो सकता है उस समय टेक्नोलॉजी इतनी हो कि हम अपने आर्सेनल भी यहाँ रखते होंगे, हमको कोई लॉन्च पैड नहीं चाहिए था, पीछे था हमारे, निकाले और मारे टप से। और फौजी के बारे में एक बात कहूंगा कि फौजी, इनने बताया इनकी लिमिटेशन होती है। तो मैं बहुत पॉडकास्ट देखता हूँ बेटा फौज के बारे में, और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग पॉडकास्ट फौज की जरूर देखा करो। जो भी पॉडकास्ट आती हैं 2-4 फौज के बारे में जो बताते हैं, जरूर, बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो ब्रिगेडियर गोरखा राइफल्स के जो वर्मन, ब्रिगेडियर वर्मन, उनका एक वीडियो मैंने देखा। उनने एक गोरखा को बुलाया, गोरखा सैनिक को, उससे कहा कि सीओ साहब के घर जाओ और मटन लेके आ, ठीक है, और साइकिल लेके जा, क्योंकि थोड़ा सा घर दूर पे था। तो गोरखा 2 घंटे तक नहीं आया। तो उन्होंने उसको, जब वो 2 घंटे बाद आया तो बोला, अरे क्या तुमको बोला था साइकिल लेके जाओ और मटन लेके आओ। तो गोरखा ने बोला, वो साइकिल के कारण ही तो लेट हो गया। तो इन्होंने बोला, कैसे लेट हो गया साइकिल के कारण? बोले, साइकिल चलाना नहीं आता। वो साइकिल को हाथ में लेके गया मटन लेने। ही फॉलोड द ऑर्डर्स। दिस इज वॉट इंडियन आर्मी इज। इफ ही सेड दैट कि मैंने त्रिपुरा पे रिपोर्ट बना के अपने लोगों को दी, और उन्होंने उसके बाद जो भी किया होगा वो इनके बस का नहीं था, इनने रिपोर्ट दी। दिस इज वॉट इंडियन आर्मी, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। इन्होंने बहुत हम्बली कहा कि हम सिस्टम का हिस्सा हैं, हम कुछ ज़्यादा नहीं करते। सर मुझे पता है, मैं फॉरवर्ड एरिया पे गया हूँ, फौज क्या करती है। पैर कट जाते हैं, उंगलियां कट जाती हैं, -40 डिग्री में, 36 डिग्री में बैठे रहते हैं गन ले लेके। फॉरवर्ड एरिया में पानी नहीं होता है, वो
पेड़ से पानी निकाल निकाल के उसको कैसे पीते हैं, नाले का पानी पी, मैं आपको बोलूं अभी बिस्लरी ना लो, चलो बाहर का नाले का पानी पी लो, आप वहीं उल्टी कर दोगे। दिस इज व्हाट इंडियन आर्मी इज। ओके, और बेटा आईपीएस आईएएस तो ठीक है, सब बन जाते हैं साहब, बन के लाट टमटम गाड़ी में घूमते लाल बत्ती वाली, है ना। कुछ बनना लाइफ में, अगर कुछ बनना है ना, आर्मी वाला बनो। तुम्हारे नाम से चौक रहेगा, तुम्हारे नाम से सड़क रहेगी, तुम्हारे नाम से व्हाट ऑल विल बी देयर, और माँ भारती की तुम सेवा कर पाओगे। मेरी तो इच्छा थी फौज में जाने की, लेकिन मुझे जो करना पड़ा वो मैंने किया। बट तुम लोगों से उम्मीद है कि तुम लोग वो सब करो, जो थोड़ा सा भी अगर प्रयास करोगे तो कल हम सब तुमको सल्यूट करेंगे। जय हिंद। मैं चाहता हूं कि चूंकि कार्यक्रम का समापन है, आप लोग सभी थोड़ा जलपान लें। उससे पहले मैं 1 मिनट के लिए, अनामिका 1 मिनट रुको, मैं एक छोटा सा एक दुख का समाचार आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं कि हमारे जो है युवा के वरिष्ठ सदस्य गोगेल बघेल, पिछले दिन उनकी मां का निधन हो गया, हम लोग कोई जा भी नहीं पाए। और संजोग से हमारे यहाँ जो पढ़ाते थे राहुल चंद्रवंशी जी, उनके पिताजी का भी निधन हो गया, इस बीच में स्वर्गवास हो गया। आज तो उनका 10 गात्र भी है। मैं कुछ बच्चों से, पल्लवी और ये सब लोगों से चाहूँगा कि उनका अगर घर में आज 10 गात्र का कार्यक्रम है तो थोड़ा जो भी हम हेल्प कर सकें बिल्कुल करें। और गोगेल जी का भी ये था कि मन में आकांक्षा थी कि हम लोग वहाँ मुंगेली में इनके गांव आ पाए, लेकिन किसी तरह से नहीं आए। हमने मैसेज एक किया था कि युवा के जो भी वहाँ मुंगेली के सदस्य हैं उन लोग जाएं। तो मैं चाहता हूँ कि आज हम लोग गोगेल के स्वर्गीय माताजी और राहुल चंद्रवंशी के स्वर्गीय पिताजी के इसमें हम 1 मिनट का मौन रखें। प्लीज़ अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सभी लोग, उनकी आत्मा की शांति के लिए। गोगेल जी, आपसे मैं चाहता हूं कि आप आगे आ जाएं, सामने आ जाएं। यही गोगेल बघेल हैं, काफ़ी अपने जीवन यापन के लिए कॉलोनी में गार्ड का नौकरी करते हैं, और वही गिरीश सर के आसपास की कॉलोनी में गार्ड का नौकरी करते हैं, रात में गार्ड का नौकरी करते हैं, सुबह पढ़ने के लिए आते हैं तो सतनामी समाज से, लेकिन वही है कि जो अभी जो इशारों में जो मेजर साहब ने भी बोला, गिरीश सर ने भी बोला कि फ़ायदा वास्तव में जो सुविधाएं हैं आरक्षण, वो सच में गरीब को नहीं मिल पाता है ना, कोई और ले रहा हमारा सुविधा, है ना। हमने जब ये बोला कि ईसाई धर्म में जात पात का भेदभाव मिट जाता है, बौद्ध धर्म में भेदभाव मिट जाता है, हमने इसीलिए उस धर्म को अपना लिया, लेकिन सुविधाएं हम नहीं छोड़ना चाहते, है ना, वही है। और ऐसे गरीब को मिल नहीं पाता है। तो हम चाहते हैं कि आज इनकी माता जी के लिए, और राहुल चंद्रवंशी जो अभी मौजूद नहीं है, वो राजिम में इसमें गए हुए हैं वहाँ काम के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट का मौन हम उनकी माता, इनके और इनके परिवार को इस दुख की घड़ी से ये करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, इनको संबल दे। आप सभी लोगों से 1 मिनट का मौन के लिए अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू सभी लोगों को। आप लोग थोड़ा सा मेजर साहब से, सभी से निवेदन है कि हम लोग आज संडे को बच्चे आएँ और अच्छा चीज़ें सब सुने सीखें करके, इसके लिए हम लोग एक प्रलोभन देते हैं नाश्ते का, और उसमें एक लालच ये भी रहता है सर कि आपके साथ थोड़ा हम लोग कम से कम सुबह, सभी लोग सुबह उठ के भूखे आते हैं तो साथ में नाश्ता थोड़ा सा कर ले, है ना सर। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जलपान आप ग्रहण करके आप जाएँ सब। अख्तर साहब आप भी बैठें सब, प्लीज़ बैठिए सब जी। दादा आप भी आ जाइए, अरुण दादा आप भी जी। नहीं सब, ये तो हम लोग बताए ना सब, मैं बताया ना सब, शंकर झा साहब का, आपका, वाकई में हम लोग जो है ना सब कर्जदार हैं सब इस चीज़ के लिए। कम से कम जो हमारे यहाँ के बच्चे, जिनको मैं चाहता हूँ कि इन लोग इस बात से सीखें करके, है ना,
उन लोग जो है गायब हो जाते हैं। पिछले बार आपने देखा भी है ना सब। मैं यहाँ पर एक सोनल करके है लड़की, राकेश हैं, जिनको मैं चाहता हूँ इन लोग यहाँ पर आएँ, बोले, एंकरिंग सीखें, इस तरह से करें करके, है ना। पिछले बार गुरु पूर्णिमा भी था, लेकिन इन लोग को उसके बाद गायब, मैंने 2 शब्द मैंने, इन लोग सोचते हैं ओकेशनल हमको यहाँ, मैंने जब मूड हुआ तब आ गए करके, है ना। जो ये चीज़ मेजर साहब जो बताना चाह रहे हैं, है ना, कितना अच्छी बात। देखिए आप लोग एसएससी रेलवे उसमें तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है ऑफिसर बनना, वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ कंपटीशन है ना। जैसे सर बता रहे थे इलाहाबाद में जो है, अगर उस समय वो माहौल था कि अगर आपने डीएसपी भी बन गए, डिप्टी कलेक्टर, तो भी आप हॉस्टल में नहीं आ पाओगे चेहरा मुंह दिखाने के लिए, है ना, ऐसी स्थिति थी। और यहाँ इतना हाई था, तो वो हाई वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी भी है वहाँ पर। वो जुनून बिहार, यूपी, अब तो हरियाणा, राजस्थान के लोगों में भी वो आ गया है ना। सुनो ना पल्लवी, यहाँ पर भी थोड़ा सा मटर सब्जी है ना। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि आप लोगों से, कि सर ने जो बताया, वास्तव में सीडीएस जो है बहुत एक आसान एग्जाम है ऑफिसर बनने के लिए, और सारी सुविधाएं। बस उसके लिए क्या करना है कि अपने को यही ध्यान देना है कि सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा और थोड़ा सा अपने फिजिक को ठीक करना पड़ेगा, ताकि फिजिकली। मैं अभी आज देखा कि मैं सोचा मेजर साहब आने के बाद मेरे को एक कितना अच्छा लगा। अब हमारे बीच में अरुण दास गुप्ता साहब, मेजर साहब हैं, सब लोग अब आ रहे हैं। तो अब पीएससी का क्या, मेंस का एग्जाम खत्म हुआ, अब रिजल्ट आने वाला है, तो इनका इंटरव्यू भी होगा, शेड्यूल है। तो मैं चाहता हूं कि सर आप लोग इंटरव्यू बोर्ड में भी एक हम लोग बनाएंगे, ताकि यहाँ के बच्चे जो लोग ये कर रहे हैं, अभी क्या होता है, सब सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता बच्चों को, इंटरव्यू में कैसा फेस करना है, बोलना है, क्या करना है। चूँकि आप भी एचआर में रहे हो, सब शंकर झा साहब भी ऐसे अधिकारियों से जुड़े रहे हुए, तो हम लोग करेंगे सब। मेजर साहब आपसे भी निवेदन है, थोड़ा सा समय निकाल के आइएगा सब। और आपका सीडीएस का और इस सब का अगर आप ऑनलाइन दे सकें सब, या आप कभी किसी दिन जो है, आज अतिथि के रूप में आए सब, आप किसी दिन उसका क्लास लेने के लिए भी आ सकते हैं सब, है ना सब, कोई क्लास लेने के लिए। अभी हम लोग, अभी गिरीश सर से हम लोग उसी पर फॉर्मेट चल रहा है कि अभी हम लोगों ने क्या किया सब, ये संडे क्लास में बच्चे आए, इसीलिए हम लोगों ने सैटरडे छुट्टी कर दिया, ताकि बच्चों को ये लगे कि हम छुट्टी है। नहीं से पहले बच्चों को ये लगता था कि हम संडे को छुट्टी मनाएं करके, है ना, तो इसीलिए छुट्टी दी है। तो अब हम चाह रहे हैं सब, जैसे शंकर झा साहब हैं, आप हैं, है ना, अगर जैसे आप लोग कुछ क्लास लें सब, तो हम लोग एक संडे जो सैटरडे जो है ना सब, सैटरडे स्पेशल क्लास करके जो फैकल्टीज है उनका हम लोग करना चाहते हैं ना सब। जी थैंक यू सब, थैंक यू वेरी मच। तो लीजिए सब, जलपान कर लीजिए। पुष्पेंद्र जी आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? अच्छा 100 डेज का भी, अच्छा हाँ वो जान दीजिए, ठीक है। ये पल्लवी, ये बिस्किट्स ऐसा क्यों रखी हो? मैंने सर लोग इतना एक एक दो दो दे दो और सबको बांट दो ना बच्चों को, सब मत लाओ, सब कोई लाया भी होगा तो मत खोल। कौन लाया है क्या कोई? अभी मत खोलो उसको, कि सैटरडे अगर अगले से काम आएगा ना, बिस्किट्स खराब थोड़ी होंगे। क्यों गिरीश साहब, हमको एक एक पैसा संसाधन बचाना है जी थैंक यू सब। अभी क्या हो रहा है, सिर्फ खर्च ही खर्च के हमको उपाय दिख रहे हैं मैंने, है ना सब। देखते हैं सर आने वाले जो है, वो हम लोगों का प्रोफेशनलिज्म नहीं आ रहा है आप लोग के आने से। अच्छा बताइए बताइए, आप बताइए, आप ही बता रहे ना, अच्छा लगे बताओ। जैसा कि आप मेजर सर ने बताया कि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर में सबसे ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट में एआई का यूज़ किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में यूज़ हो रहा है। और एआई कहा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कि आग के बाद जो फायर है